एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर वन का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर वन के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए कि ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो। हम अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे शिक्षण योग्यता। अब देखिए, शिक्षण योग्यता पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि एक सफल शिक्षक कैसा दिखता है, या एक सफल शिक्षक कैसा होना चाहिए आपकी नज़रों में। आपका क्या सोचना है, क्या होना चाहिए, आप वो बताइए। देखिए, आप अपने मन में एक बार सोचिए कि जब भी कोई शिक्षक के बारे में, जब आप किसी टीचर के बारे में, शिक्षक के बारे में सोचते हैं अपने मन में, आपके मन में कुछ नाम या आपके मन में कुछ जो शिक्षक की या टीचर की फ़ोटोज़ बनी होंगी जिनसे आप पढ़े हुए होंगे। यानी कि देखिए, एक सफल शिक्षक कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो आपके मन में अपना इमेज बन जाएगी अगर आप किसी अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे। वो शिक्षक किसी भी फील्ड का हो सकता है। अब देखिए, एक सफल शिक्षक वो शिक्षक होता है जो बच्चों को आसानी से हर एक चीज़ को करवा दे, और जो उसने पढ़ाना है उसके अलावा वो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे जो एक समाज में रहने के लिए ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं, शिक्षण योग्यता को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षण योग्यता, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो चीज़ आपने पढ़ी है या पढ़ने वाले हैं उसका मतलब है क्या, उसका हेडिंग का मतलब क्या है, आप वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करेंगे तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम करेंगे। शिक्षण योग्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और योग्यता। अब देखिए, शिक्षण किस में होता है। शिक्षण होता है एक शिक्षक के अंदर, एक टीचर के अंदर। और योग्यता, योग्यता क्या है कि शिक्षण को, यानी कि जब एक शिक्षक क्लास में या कक्षा में शिक्षण के जरिए बच्चों को पढ़ाता है, उसमें योग्यता होनी चाहिए। यानी कि एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, शिक्षण और योग्यता दोनों चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक जब भी कोई चीज़ पढ़ाएगा वो शिक्षण के जरिए पढ़ाएगा और उसमें योग्यता बहुत काम आएगी। अब देखिए, योग्यता कह सकते हैं, कौशल कह सकते हैं, अभिवृत्ति कह सकते हैं, ये सभी एक ही नाम है। यानी कि देखिए, शिक्षक शिक्षण के जरिए योग्य होने के नाते जो बच्चों को करवाता है वो शिक्षण योग्यता कहलाता है। अब आप देखिए कि कोई ऐसा है नहीं है कि कोई भी जो हो, यानी कि आप देखिए जैसे कि जिसने टेट क्वालिफाई ना किया हो आपको नेट की तैयारी कैसे करवा दे, या जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन ना किया हो, बीएड किया हो या कुछ भी किया हो, तो आपको पूरा यूजीसी नेट करवा दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यानी कि उस शिक्षक में योग्यता होनी चाहिए कि जिस फील्ड में वो बच्चों को करवा रहा है वो चीज़ होनी चाहिए। तो यानी कि शिक्षण योग्यता क्या है कि शिक्षक के द्वारा जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर शिक्षण और योग्यता दोनों होनी चाहिए। अब देखिए, शिक्षण योग्यता क्या है। यहाँ पे देखिए, शिक्षण योग्यता एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बुनियादी गुणों को संदर्भित करता है। यानी कि देखिए, शिक्षण योग्यता क्या है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए, अगर आपको एक सफल शिक्षक बनना है या किसी को एक सफल शिक्षक बनना है तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर क्या है, बुनियादी गुण होने चाहिए आपके अंदर, जो बहुत ज़रूरी हैं। बुनियादी गुण कौन से हैं, देखिए जैसे योग्यता हो गई, बुद्धिमत्ता होगी, व्यवहार हो गया, और ऐसे बहुत सारे अन्य गुण शामिल हैं जो आपको एक सफल शिक्षक बना सकते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित हैं जो एक सफल शिक्षक बनना चाहता है। यानी कि अगर आप या कोई भी एक सफल शिक्षक बनना चाहता है तो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह एक सफल शिक्षक बन पाएगा। तो देखिए, शिक्षण योग्यता बहुत ज़रूरी है। शिक्षण योग्यता नाम से ही जैसे पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पढ़ाने के लिए योग्यता का होना कहलाता है शिक्षण योग्यता। उसके बाद देखिए, शिक्षण का अर्थ है क्या। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण ज्ञान और अनुभव का साझा
साझाकरण है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, अब देखिए शिक्षण क्या है, किसमें दी जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचिंग या शिक्षण दिया जाता है ना टीचर के द्वारा। अब ये होता क्या है, ज्ञान और अनुभव का साझा, यानी कि दोनों चीज़ें मिक्स होती है। उसमें शिक्षण में क्या है, ज्ञान भी होता है, उसमें अनुभव भी होता है, यानी कि एक्सपीरियंस भी होता है। अब देखिए जो एक टीचर है उसके अंदर क्या है, ज्ञान है। जैसे कि फ़र्ज़ करिए कि मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ शिक्षण योग्यता, आप ये पढ़ रहे हैं, जो मेरे दिमाग के अंदर जो ज्ञान है शिक्षण योग्यता को लेकर या पेपर 1 के लेकर वो मैं आपके साथ क्या है वो मैं साझा कर रहा हूँ। ज्ञान को साझा किया और मैंने अपना अनुभव साझा किया कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको करवाना चाहिए, कैसे आपको समझ आएगा। यानी कि एक शिक्षक के अंदर चाहे वो क्लास में पढ़ाए या कैसे भी पढ़ाए, तो एक शिक्षक के अंदर ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है, दोनों को मिक्स करके वो क्या है उसका साझाकरण करता है शिक्षण के अंदर। यानी कि एक शिक्षक ज्ञान और अनुभव के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है। तो यानी कि जो शिक्षक के अंदर जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, वो बच्चों में क्या है वो साझा करता है। शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी बातचीत, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रभावी बातचीत। अब देखिए क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को जहाँ पे कुछ ना समझ आए वो बच्चे क्या करेंगे, टीचर से प्रश्न पूछेंगे, जिसका शिक्षक जो है वो आंसर दे देते हैं कि ताकि बच्चों के मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये क्या है, प्रभावी बातचीत है ना, यानी कि टीचर के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है प्रभावी बातचीत। टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बच्चों को जी समझ में आई, बच्चों ने सारे डाउट क्लियर किए, वो क्या है प्रभावी बातचीत हो गया। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार, देखिए नेल्सन मंडेला कौन है, कौन थे, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो 27 साल जेल में रहने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। इन्हें साउथ अफ्रीका का दूसरा महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, गूगल का। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको अब किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया में इतना सब कुछ फेक हो चुका है, आपको पता नहीं चलेगा किसके ऊपर आप यकीन करिए, किसके ऊपर ना करिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आप देखिए कि जैसे प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, है ना, सोक्रेटिस, सबसे पहले जब सोक्रेटिस आए, फिर उनके प्लेटो आए, फिर उसके बाद एरिस्टोटल आए, उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स फिर आए, फिर बाद में ऐसे बहुत सारे राइटर जैसे मैकियावेली आए, है ना। तो इनके पास क्या था, इनके पास कलम की ताकत थी। यानी कि देखिए ये जो भी लिखते थे अपनी बुक्स में या जो भी कुछ लिखते थे, जब उनको बाकी जब पढ़ते थे तो उससे क्या आता, एक क्रांति आती थी। अब आप देखिए कि आज़ादी से पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन महात्मा गांधी ने पत्रिकाएं छापी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर अखबार निकाले, पत्रिकाएं छापी, तो जिसको पढ़ने के बाद क्या है लोगों में जागृति आई। तो है ना, शिक्षक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। अब देखिए ब्रू बैचर के अनुसार बच्चों को पढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अब देखिए यानी कि जब टीचर या शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कौन सी भूमिका निभाते हैं, वो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और जो शिक्षक है वो कौन सी भूमिका निभाते हैं, वो सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम, वो सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक की भूमिका होगी सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट, और बच्चों की भूमिका होगी केंद्रीय। अब देखिए अगर क्लास में बच्चे होंगे तभी शिक्षक उनको पढ़ाएंगे, अगर क्लास में बच्चे ही हो शिक्षक ना हो तो वो किससे पढ़ेंगे, तो ये दोनों को होना जरूरी है। यहाँ पे पढ़ेंगे शिक्षण और कोचिंग के बीच में अंतर है क्या। यानी कि शिक्षण में
और कोचिंग में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोनों में बहुत सारा अंतर है। आप देखिए शिक्षण क्या है, यह शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज आदि में छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज आदि में क्या है, छात्रों को, यानी कि देखिए जब टीचर या शिक्षक क्लास में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो है औपचारिक शिक्षा, वो कहलाता है शिक्षण। लेकिन कोचिंग क्या है, इसका उपयोग किसी विशेष विषय या कौशल में किया जाता है। यह आमतौर पर कार्य और प्रदर्शन पर आधारित है। अब देखिए, अगर आप स्कूल में, जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ पे आपको टीचर शिक्षण देते थे। लेकिन आप अब कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या दिया जाता है, कोचिंग। कोचिंग क्या है, विशेष विषय। विशेष विषय क्या है, यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, जैसे पेपर 1 सभी का कॉमन है, पेपर 2 सभी का अलग अलग है, तो उसके विषय में आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। अब देखिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसा नहीं है कि आपको यूजीसी नेट की कोचिंग सभी में दी जा रही है ना, तो वहाँ पे आपको शिक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस हो गया, टेट का हो गया, नेट का हो गया, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। यानी कि शिक्षण क्या है, वो शिक्षा जो स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज में दी जाती है। लेकिन कोचिंग क्या है, वो जो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करते हैं, तो वो है कोचिंग। शिक्षण की प्रकृति क्या है, देखिए शिक्षण की प्रकृति गतिशील, सामाजिक और मानवीय। अब देखिए शिक्षण की प्रकृति क्या है, वो गतिशील है, वो सामाजिक है, वो मानवीय है, ठीक है। यानी कि देखिए शिक्षण की गतिशील है, बदलती रहती है। जैसे देखिए कि पहले जब शिक्षक पढ़ाते थे, वो कैसे पढ़ाते थे, वो बोर्ड पे पढ़ाते थे चौक से, बाद में वाइट बोर्ड आ गए, मार्कर से लिखने वाला, फिर अब यूट्यूब का ज़माना चल रहा है ज़्यादा, वीडियो के ज़रिए, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो यानी कि टीचर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो शिक्षण दे रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो बदला है, तो वो गतिशील हो गया। सामाजिक है, समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना। मानवीय है, बिल्कुल ह्यूमैन है। देखिए मानवीय है, शिक्षक कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये अमीर बच्चा है मैं इसे पढ़ाऊँगा, गरीब को नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा सभी के लिए एक समान है। कला विज्ञान दोनों है, कला विज्ञान है दोनों, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। देखिए कोई चीज़ मुश्किल हो उसे बिल्कुल आसानी से करवाना, वो क्या है, कला। विज्ञान यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी के अकॉर्डिंग आसान भाषा में करवाना। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो शिक्षण की प्रकृति में आते हैं। अब आते हैं शिक्षण के लक्षण। देखिए शिक्षण के लक्षण क्या है, यह एक पेशेवर गतिविधि है, बिल्कुल सही है। देखिए शिक्षण जो है वो एक पेशेवर गतिविधि है, इसे आम इंसान नहीं करवा सकता, इसे वही करवा सकता है जो इसमें पारंगत हो, जो इसमें पेशेवर हो। उसके बाद ये एक विशेष कार्य है, बिल्कुल सही है। देखिए विशेष कार्य है, देखिए जैसे ऐसा है, पेशेवर का मतलब देखिए पेशेवर ऐसे होता है जैसे एक कॉलेज में हिस्ट्री के अध्यापक हैं, पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के हैं, मैथ के हैं। अगर आपको मैथ्स करना है तो आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे, हिस्ट्री करना है हिस्ट्री के, राजनीति शास्त्र करना है तो राजनीति शास्त्र के टीचर के पास आप जाएंगे। तो ये पेशेवर गतिविधि हो गया। विशेष कार्य वही है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट के में क्या है वो मास्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। देखिए छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप अच्छे से करिए, आपका ज़रूर होगा, यूजीसी नेट होगा, एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा। उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि भी अटकलें लग रही हैं कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, डिले होगा लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्या पता पहले हो गया एग्ज़ाम, अगर पहले हो या बाद में, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया। अब देखिए परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया क्या है, ये किसके बीच में होती है, शिक्षक और छात्रों के बीच में। शिक्षक ने जो पढ़ाया बच्चों के समझ में आया, बच्चों के मन में जो डाउट आया उन्होंने टीचर के साथ शेयर किया, तो टीचर ने क्या किया या शिक्षक ने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी समस्या को हल किया, हो गया परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया। औपचारिक और साथ ही अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करें या करना।
आप देखिए औपचारिक शिक्षा इनकी, जो बच्चे सीखने के लिए आए हैं शिक्षक के वो तो उन्होंने पढ़ाया, साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई, जैसे माता पिता की सेवा करनी, सोसाइटी में रहने के काबिल बनाना, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताना। शिक्षण छात्रों को समाज और पर्यावरण में उसे समायोजित करने में मदद करने के लिए उपकरण है। यानी कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि शिक्षण, देखिए जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो छात्रों को ऐसे पढ़ाते हैं कि वो समाज में और पर्यावरण में रहने के लायक हों। वो बताते हैं कि अगर आपको समाज में रहना है, दूसरों की इज्जत करें, ऐसे समाज में रहिए, ठीक है। तो उनको वो मदद करते हैं कि वो समाज में कैसे रह सके। अब बारी आती है यहाँ पे शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। अब देखिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए। किसका व्यवहार और आचरण? छात्रों का, ठीक है, छात्रों का व्यवहार और आचरण, उसको क्या करना है? आकार देने के लिए। व्यवहार क्या है? देखिए बच्चे क्लास में चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार, क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती। अब बच्चों को देखिए मान लीजिए हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, इतिहास समझ में नहीं आ रहा, मैथ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनको अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा, उनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो टीचर उनको समझ के उनको आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से जैसे करवाएगा, तो उनको क्या होगा? एक उनके व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए सहायता मिलेगी। इनकी उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उसको आकार कौन देता है? शिक्षक देता है शिक्षण के जरिए। छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए। देखिए छात्रों का जो सीखने का कौशल है उसमें सुधार करना, यानी कि जैसे छात्र सीख रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वो और उसे कैसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं उसमें सुधार कर देना, कि जैसे हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, ऐसे करके। अनुकूल वातावरण बनाना। देखिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण बनाना, ऐसा नहीं है शोर शराबे में आप पढ़ रहे हैं, बाहर जनरेटर चल रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, बाहर कुछ भी है, तो उसमें आप कैसे पढ़ेंगे? आपको उसके लिए क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए। विश्वास का गठन। देखिए विश्वास का गठन बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप ये पढ़ लेंगे आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप इसके ज़रिए अपना UG नेट और JRF क्वालिफाई करें। व्यवहारिक कौशल विकसित करना। देखिए व्यवहारिक कौशल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षण के जरिए किया जाता है कि आप में कौन से कौशल हैं, कौन सी चीज़ है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसानी से करना। समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना। देखिए समाज को जहाँ हम रहते हैं उसे एक सामाजिक और कुशल सदस्य, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वो रहेंगे कहाँ? समाज में रहेंगे ना। समाज हमसे स्टार्ट होता है, तो टीचर का ये लक्ष्य होता है कि वो ऐसा शिक्षण दे बच्चों को, ऐसा पढ़ाए कि वो सामाजिक और कुशल सदस्य बना सके उनको, कि ताकि वो समाज में रह सके, उनके तौर तरीके सीख सके। अब देखिए बारी आती है यहाँ पे शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में। देखिए पहला है ज्ञान का विकास, यानी कि बच्चों में देखिए कि ज्ञान का विकास करना। देखिए ज्ञान का विकास कैसे कर सकते हैं? नक्शे, चार्ट और आरेख पर जानकारी दिखाएं। यानी कि अगर बच्चों में ज्ञान बढ़ाना है तो उनका, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास या भूगोल पढ़ा रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, उनको नक्शा दिखाना, चार्ट बना के दिखाना, आरेख बनाकर जानकारी देना, कि ताकि उनके समझ में आए, उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। समरणीय तथ्यों और शर्तें आदि, यानी कि देखिए समर्ण तथ्य क्या है कि आपने पूरी चीज़ पढ़ ली, उसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, उन तथ्यों को अंडरलाइन कर लेना, बस ये ज्ञान का विकास हो गया। समझ का विकास नेक्स्ट है। देखिए कथनों में त्रुटियों का पता लगाए। समझ का विकास क्या है कि जो बच्चे चीज़ सीख रहे हैं, क्या वो गलत तो नहीं कर रहे, क्या चीज़ सीख रहे हैं, अगर वो चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं उसको पता लगाना। तथ्यों की घटनाओं की शर्तों और अवधारणाओं को वर्गीकृत करें। देखिए जो तथ्य, वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी जो घटनाएं हैं वो क्या है, उसको अंडरलाइन करना, उसकी अवधारणाएं क्या है उसको वर्गीकृत करना, पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन करना। यानी कि जो चीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं या जो चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चीज़ उनमें तथ्य क्या है, वो आपस से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है,
उनको अच्छे से बता देना। उसके बाद कारणों और प्रभावों के बीच संबंध को पहचाने, यानी कि देखिए शिक्षण के जरिए क्या होता है कि दो चीज़ें जो होती है आपस में, उनमें कारण भी होता है, उनमें प्रभाव भी होता है। यानी कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, उनका कारण क्या है और उनसे क्या प्रभाव होता है, तो उनका संबंध आपस में बताना कि वो क्यों जरूरी है, वो कैसे है, क्यों है, सब कुछ बताना, वो शिक्षण के जरिए बताया जाता है। तो यहाँ पे है देखिए, इसके बाद अध्ययन में रुचि पैदा करें। देखिए बच्चों का अध्ययन में रुचि पैदा करना, जैसे मान लीजिए बच्चे का इतिहास में रुचि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें रुचि पैदा करनी हो तो संबंधित विषयों पर, यानी कि इतिहास से संबंधित विषयों पर लेख दे देना कि उसको लिखे। जब बच्चा लेख को लिखेगा तो उसकी वो बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा, जिसको पढ़ते पढ़ते उसको खुद भी उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक अवसरों में भाग ले, यानी कि ऐतिहासिक नाटकों में भाग लेना। मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम का या स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई वहाँ पे हिस्टोरिकल या कुछ भी ऐसा कुछ नाटक हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करवाना, जिसमें बच्चे अगर किरदार निभाएंगे तो उनको किरदार को जानने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के नक्शे आदि पढ़े, यानी कि देखिए जो नक्शे होते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज, उनको पढ़ना, उससे उनको नॉलेज मिलेगी कि हमारा जो भारत है वो पहले ऐसा नहीं था, वह ऐसा था, दुनिया में ऐसे थे, ऐसे करके। मनोवृत्ति का विकास, देखिए अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जानें। मनोवृत्ति क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि जो शिक्षक क्लास में ये बताते हैं बच्चों को कि अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जानें, यानी कि जिस धर्म से हम संबंधित है उसको तो समझना ही है, साथ में उसके अलावा जो बाकी धर्मों के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो लोग हैं उनकी आस्थाएं क्या हैं, उनके धर्म क्या है, उनके बारे में जानकारी देना। दूसरे लोगों के जीवन और विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यानी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनको नकारना नहीं है, उनको सम्मान दिखाएं। ऐसा नहीं आप अपनी बात थोप रहे हैं बस वही ठीक है, उनकी बात भी सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। अन्य लोगों के साथ दोस्ती स्थापित करें, यानी कि देखिए अगर आपको समाज में रहना है तो आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी। अगर आप दोस्ती बनाएंगे दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा तो आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये सब कुछ शिक्षण के अंदर शिक्षक के द्वारा बताया जाता है। Steps of active learning for young aspiring minds, ठीक है। S for study, W for webs, of A for active learning, for Y for young, A for aspiring, M for minds। Study webs of active learning for young aspiring minds, ठीक है। फुल फॉर्म पूरा याद करना पड़ेगा, कई बार तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या तो आपसे क्या करेंगे कि फुल फॉर्म जैसे स्टडी वेब्स डाल दिया, बीच में 2 अक्षर को छोड़ देंगे, बताइए इनको पूरा कीजिए, तो आपको पूरा याद करना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका, देख ली लोगो, स्वयं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, शिक्षित भारत उन्नत भारत। तो फ्रेंड्स मोटो है इसका शिक्षित भारत उन्नत भारत, ठीक है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिक्षित भारत उन्नत भारत ये किसका लोगो है। स्वयं प्रभाव को ऑप्शन डाल देंगे वो, तो आपको टिक करना है स्वयं के ऊपर, या स्वयं का मोटो कौन सा है, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्वयं क्या है। तो फ्रेंड स्वयं है क्या, देखिए स्वयं क्या है कि ऑनलाइन शैक्षिक द्वार है, द्वार मैंने पोर्टल, हिंदी में कहते हैं पोर्टल, तो सॉरी इंग्लिश में कहते हैं पोर्टल, हिंदी में कहते हैं द्वार, यानी कि स्वयं क्या है, ये एक ऑनलाइन शैक्षिक पोर्टल है, ठीक है। तो इसे बनाया किसने, इसे बनाया है MHRD, यानी कि MHRD की फुल फॉर्म क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। MHRD ने बनाया है इसे, MHRD मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो नेक्स्ट है, और AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, दोनों ने इसे मिलके बनाया है, यानी कि इसे बनाया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसे मिलके बनाया है दोनों ने, ठीक है। तो किसकी हेल्प से बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, ठीक है। दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से बनाया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने मिलके बनाया है, किसके मदद से बनाया है, किसकी सहायता से बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाया है। अब विशेषताएँ क्या है, देखिए पहली बात तो है कि निःशुल्क अध्ययन द्वार है, यानी कि निःशुल्क अध्ययन पोर्टल है, यानी कि इसके ऊपर आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो वो कैसे होगी, वो बिल्कुल फ्री में होगी, ठीक है। सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क है, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको सब्जेक्ट कराए जाएंगे, जितने भी आपको पाठ पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल फ्री में होगा। इसमें 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर यानी कि 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन को स्नातकोत्तर कहते हैं,
तक के कोर्स उपलब्ध है, यानी कि 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर के तक के सारे कोर्स उपलब्ध हैं। आप इसमें कोई भी कोर्स कर सकते हो। कोर्स पूरा करने के बाद जो छात्र प्रमाण पत्र लेना चाहता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट चाहता है, जो प्रमाण पत्र लेना चाहता है, उन्हें कुछ शुल्क लेने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है, उनको पूरा करने के बाद तो उनसे कुछ पैसे लिए जाएंगे, कुछ फ़ीस ली जाएगी, कुछ शुल्क लिया जाएगा, जिससे उनको अगर वो सर्टिफिकेट लेना चाहे, प्रमाण पत्र लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो पाठ्यक्रम से संबंधित है क्या? पाठ्यक्रम से संबंधित है क्या? ये अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित है। यानी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी यानी कि अभियांत्रिकी, आपको इसमें विज्ञान पढ़ाया जाएगा यानी कि साइंस, इसमें आपको मानविकी पढ़ाई जाएगी यानी कि ह्यूमैनिटीज़, इसमें आपको भाषा लैंग्वेज बेसिक पढ़ाया जाएगा, वाणिज्य कॉमर्स पढ़ाया जाएगा, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से संबंधित भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन से संबंधित भी आपका सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके 4 तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, पहला तरीका है वीडियो व्याख्यान, यानी कि जब आप स्वयं पोर्टल डाउनलोड करके अपना सब कुछ कोर्स वगैरह जब कर लोगे, वहाँ पे आपको 4 तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहली बात तो वीडियो व्याख्यान है, वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। पहली बात आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर पढ़ सकते हो आप। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री भी मिलेगी, यानी कि बुक्स भी मिलेंगी वहाँ पे। पहली बात तो आपको वीडियो लेक्चर दिखाए जाएंगे, दूसरा नंबर आपको बुक्स भी मिलेंगी साथ में, ताकि आप वीडियो के ऊपर डिपेंड न रहें। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए अध्ययन सामग्री भी मिलेगी, यानी कि आप बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, अध्ययन सामग्री को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, ताकि आपको डाउनलोड करके कोई दिक्कत ना आए, आप उसकी बुक को डाउनलोड करके निकाल सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन चर्चा भी कर सकते हो, यानी कि जब आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपको कुछ डाउट हुआ, अध्ययन सामग्री पढ़ी फिर भी कुछ डाउट हुआ, डाउनलोड किया तब भी कुछ डाउट हुआ, यानी कि आपके मन में कोई डाउट रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑनलाइन चर्चा, इनकी ऑनलाइन फॉरम होता है, इनकी ऑनलाइन चर्चा होती है, जिसमें टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं साथ में। आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ में डाउट है, आपको समस्या है किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको करना है क्या है, आपको ऑनलाइन चर्चा में जाके वहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन जो है वो लिख देना है। लिखने के बाद आपको तुरंत ही उसका जवाब मिल जाएगा। वो जो आपको स्टूडेंट भी देख सकता है, वो आपका जवाब है वो आपको टीचर भी देख सकता है, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है, उत्पन्न होती है, तो साथ ही आपकी समस्या जो हल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। 4 तरीके हैं, वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री और डाउनलोड करने वाला अध्ययन सामग्री प्रिंट कर सकते हैं और ऑनलाइन चर्चा कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्वयं को इस्तेमाल कैसे करें। अभी हमने ऊपर जाना है कि स्वयं है क्या, अब इसका इस्तेमाल कैसे करें। आपको स्वयं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, www.swayam.gov.in पर, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। देखिए, सबसे पहले इसका तरीका है कि आप पहले वेबसाइट पे जाइए। आप तो या तो वेबसाइट पे जाके पंजीकरण कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको वेबसाइट पे नहीं जाना तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप से सीधे ही उसको कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, इनकी पहले आप वेबसाइट पे जाइए, फिर मोबाइल एप्लीकेशन में जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको अपना नाम और अन्य विवरण पंजीकृत करना है, यानी कि अपना आपको नाम वगैरह दर्ज करना है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगेगा आपको वो दर्ज करनी है, आपको उसमें पंजीकृत करना है, ठीक है। पंजीकृत करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद स्वयं से आप पोर्टल से आप जुड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि सिंपल सी बात है कि स्वयं अब है क्या, स्वयं है क्या, स्वयं कुछ नहीं है। स्वयं एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे आपको स्वयं क्या है, स्वयं एक ऑनलाइन ठीक है पोर्टल है जो आपको बताइए। इसमें होता है क्या, इसमें होता है कुछ नहीं है। आपको इसमें 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक यानी कि स्नातकोत्तर तक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको 4 तरीके हैं। पहली बात तो इसमें वीडियो लेक्चर हो गया, बुक होगी, प्रिंट बुक होगी, साथ में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर आपने देखा है कि क्या क्या पढ़ सकते हैं, साइंस ह्यूमैनिटीज़ वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको पंजीकृत करना होगा, या आप वेबसाइट पे जाइए, या आप तो उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए। सिंपल सी बात है बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद आप स्वयं पोर्टल से स्वयं जुड़ सकते हैं, ठीक है। फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, ये इसकी पिक्चर बनी हुई है ऐसे। स्वयं प्रभा के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले 32 चैनल यानी कि 32 चैनल का एक समूह है। यहाँ पे 2 बार चैनल लिखोगे, एक बार आएगा। यानी कि जो 32 डीटीएच चैनल है, इसका एक ग्रुप है, एक समूह है जिसका नाम है स्वयं प्रभा, जो GSAT 15 उपग्रह का प्रयोग करके
24/7 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। यानी कि ये क्या है, सबसे पहली बात है कि जो स्वयं प्रभा है ये 32 चैनल का एक समूह है, एक ग्रुप है जिसे नाम दिया गया स्वयं प्रभा। ठीक है, तो ये 24/7 यानी कि दिन के 24 घंटे हफ्ते 7 दिन आपके लिए ये मौजूद रहेगा। तो इसको चलाने के लिए उन्होंने GSAT 15 उपग्रह का प्रयोग किया है ताकि आपको अच्छा प्रसारण मिल सके। यानी कि किस सैटेलाइट का, किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है स्वयं प्रभा के लिए, उसका नाम है GSAT 15। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, यानी कि जो आपको नया पाठ पढ़ाया जाएगा, हर दिन आपको 4 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। यानी कि स्वयं प्रभा के ऊपर, यानी कि जो आप 32 चैनल देखोगे वहाँ पे 4 घंटे के लिए आपको नए नए टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। यानी कि पहले आपको 4 घंटे की क्लास देंगे, वो जो आपको नया टॉपिक सिखाएगा वो 4 घंटे के लिए होगा। 4 घंटे क्लास मिलेगी आपको, वो दिन में 5 बार रिपीट होगी। छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने की अनुमति देने के कारण चैनल बिसाग गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 4 घंटे आपको पढ़ाई होगी वो 5 बार दिन में दोहराई जाएगी। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जैसे आपके पास टाइम नहीं, कोई भी टाइम नहीं है, यानी कि जैसे आपका टाइम नहीं है, कुछ जॉब करते हैं, कुछ वैसे हैं जिनको जो जो समय अच्छा लगता है वो अपनी सुविधा समय को चुन सकते हैं। इसलिए ये 5 बार दोहराया जाएगा दिन में, कि ताकि स्टूडेंट को कहीं पे दिक्कत ना आए, हर लेवल का स्टूडेंट वो इसके साथ जुड़ पाए। तो छात्रों को उनकी सुविधा का समय देने की अनुमति देने के कारण चैनल ने बिसाग गंगानगर से अपलिंक किया है। अब बिसाग है क्या? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि G15 सैटेलाइट का प्रयोग तो हुआ है चैनल प्रभा स्वयं प्रभा के लिए, तो बिसाग के साथ इन्होंने अपलिंक किया है कि ताकि बच्चों को अपनी सुविधा अनुसार जो समय जो मिल सके। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिसाग की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये गांधीनगर गुजरात में है। सामग्री किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? अब ये देखिए कि हमने ये तो पढ़ा है कि इसमें पढ़ाया जाएगा, पर कौन पढ़ाएगा? अब देखते हैं ये भी। सबसे पहले बात आती है NPTEL, यानी कि नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फुल फॉर्म ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में ही। NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। IITS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये आपको सारे इंस्टीट्यूट इसमें मिलेंगे। आप इसको अच्छे से याद करना। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि बताइए स्वयं प्रभा के साथ कौन नहीं जुड़ा हुआ, तो आपका ये याद रहेंगे, तभी आप नहीं का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। द इन्फ्लिबनेट क्या है? द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क साइंस। ठीक है, सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। यानी कि इन्फ्लिबनेट है क्या? केंद्र वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। यानी कि सबसे पहले देखिए कि जो स्वयं प्रभा बनाया है, ठीक है, इसका रखरखाव कौन करेगा, इसको मेंटेन कौन करेगा? ठीक है, इसको करेगा इन्फ्लिबनेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क साइंस। देखिए GSAT 15 जो उपग्रह था वो तो इसको लॉन्च कर दिया। अब जो टाइमिंग है वो डिसाइड कर रहा है बिसाग। अब इसको मेंटेन कर रहा है इन्फ्लिबनेट। बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से कीजिए, ये आपको बहुत ही एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सामग्री, सबसे पहली बात है कि हमने पढ़ लिया स्वयं प्रभा है क्या, कौन इसको पढ़ा रहा है। अब इसमें पढ़ाया कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखिए, स्नातक और स्नातक स्तर, यानी कि ग्रेजुएट तथा अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि स्नातक तथा अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, जैसे कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि। ठीक है, इसमें ये पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको कला, विज्ञान वगैरह सब कुछ आपको ये पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा स्तर इसमें शामिल है। मॉड्यूल के लिए जैसे ये देखिए कि शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और शिक्षण सहायता विषयों को बेहतर ढंग से समझे। इसमें 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के स्तर तक भी रखा गया है कि ताकि शिक्षक का जो प्रशिक्षण है
यानी कि जो शिक्षक की जो ट्रेनिंग है उसके साथ साथ भारत के बच्चों के लिए जो शिक्षण है उसको भी बेहतर ढंग से वो समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विद्यार्थी छात्र, यानी कि 11वीं 12वीं कक्षा के लिए। पहले हमने पढ़ा था 9वीं से 12वीं, अब आ गया 11वीं से 12वीं। ठीक है, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मतलब कि जो 9वीं से 12वीं कक्षा थी कि इसमें तो उनको बच्चों को उनका स्कूल के स्तर पे पढ़ाया जाएगा, जैसे टीचर पढ़ाते ही हैं। विद्यार्थी स्तर में हो गया जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट, उनके लिए भी ये उपयोगी है खास, वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम 32 चैनल की, कौन कौन से चैनल हैं। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 10 तक चैनल हैं CEC UGC के, 11 से 18 हैं NPTEL के, चैनल 19 से 22 है IITs के, चैनल नंबर 23 से 24 है IGNOU के, चैनल 25 है NIOS का, चैनल नंबर 26 है IGNOU का, चैनल नंबर 27 से 28 है NIOS का, चैनल नंबर 29 है UGC InflipNet का, तो चैनल नंबर 30 है NIOS का, तो चैनल नंबर 31 है NCERT का, तो चैनल नंबर 32 है IGNOU और NIOS का। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा चैनल कौन से नंबर पे है, कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको ये होना चाहिए। तो दोस्तों इसका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी है, यानी कि आप अंग्रेजी माध्यम में भी वीडियो को। तो चलिए देखते हैं MOOC क्या है। इसकी फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये है क्या, ये है एक ऑनलाइन कोर्स है, विभिन्न भाषाओं में इसके कई पाठ्यक्रम है, यानी कि ऑनलाइन कोर्स है MOOC का, इसमें विभिन्न भाषाओं में कई पाठ्यक्रम है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में कई जो पाठ्यक्रम है, कई जो इसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसमें बहुत सारे प्रदाता हैं। प्रदाता मतलब कि इसमें बहुत सारे प्रदाता है। प्रदाता का मतलब ये है कि इसमें जो कई कई जगह के ऊपर बहुत सारे MOOC को ऑनलाइन कोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो MOOC का इतिहास क्या है, देखिए पहले कि MWC MOOC शब्द को 2008 में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड विश्वविद्यालय के डेव कॉर्मियर द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि जो MOOC शब्द है उसको 2008 में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे एक डेव कॉर्मियर है, उसके द्वारा इस शब्द को तैयार किया गया था MOOC। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि MOOC शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो उसके बाद कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज नामक कोर्स के जवाब में, ठीक है, ये है क्या था, देखिए कनेक्टिविज्म उस टाइम पे जब MOOC का शब्द निकाला था तो उस टाइम पे के ऊपर कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज नाम के कोर्स थे। ठीक है, तो यानी कि MOOC शब्द तो दे दिया, पर इससे पहले MOOC का नाम क्या था, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव। ठीक है, पहले कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नाम था, बाद में शब्द दिया गया MOOC। तो सीधी सी बात ऐसी थी कि MOOC के पहले किसी के नाम से जाना जाता था, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज के नाम से। ठीक है, जिसको CCK08 भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि CCK08 ये किसका नाम है, ये MOOC का ही नाम है। MOOC नाम इन्होंने दे दिया, पहले नाम था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, जिसे CCK08 भी कहा 08 भी कहा जाता है। अब देखिए कि 2008 में नाम दे दिया। 2012 में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 2012 MOOC का वर्ष बन गया। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो आती है, उन्होंने 2012 में MOOC का वर्ष बना दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि MOOC का वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, तो 2012 क्यों आया था, क्योंकि चूँकि Udacity, EDX और कोर्सेरा ये किससे संबंधित है, ये विश्वविद्यालय वित्त से संबंधित कंपनियां हैं जो पहली बार जो है 2012 में MOOC के साथ जुड़ी थी। अब देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम ने 2012 में MOOC का वर्ष बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि Udacity, EDX और कोर्सेरा जो विश्वविद्यालय और वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, तो ये पहली बार MOOC से जुड़े थे। तीनों कंपनियां एक साथ जुड़ी थी, इसलिए इसको पहली बार MOOC 2012 को MOOC का वर्ष कहा गया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसके MOOC के साथ जुड़ गई थी, इसलिए 2012 को MOOC का वर्ष कहा गया। अब दूसरों से अलग है MOOC कैसे, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, आपको ऑनलाइन सामग्री पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। आप इसमें किसी भी समय कोई भी कोर्स कर सकते हो, यानी कि इसमें कोर्स की कोई वो नहीं है, टाइमिंग नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी समय किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स करने के बाद अगर यदि छात्र प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र के लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि कोर्स तो बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोर्स करने के बाद कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो
प्रमाण पत्र के लिए छात्रों को छोटा सा शुल्क देना पड़ेगा, थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, जिससे उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ इसने ये कोर्स किया है। ठीक है, अगर जो लेना चाहते थे उनको वो ले सकते हैं प्रमाण पत्र, जो नहीं लेना चाहते वो नहीं ले सकते। तो इसमें जो परिणाम आता है वो ग्रेडिंग के रूप में आता है। ठीक है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे ही परिणाम जो है वो, रिजल्ट जो है वो ग्रेडिंग के रूप में आता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ऑनलाइन पाठ्यक्रम में किसी भी समय कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है। छात्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं छोटा शुल्क लेके, वो ग्रेडिंग के रूप में परिणाम है। विशेषताएं क्या है इसमें, वीडियो व्याख्यान है, वीडियो लेक्चर से आपको मिलेंगे, पाठन सामग्री पुस्तकें मिलेंगी, आपको वीडियो व्याख्यान मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगी, आपको क्विज़ गतिविधियां मिलेंगी, यानी कि आपसे टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आप पहले वीडियो देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, आपसे क्विज़ भी करवाया जाएगा कि ताकि आपको कितना कितना आ चुका है। तो अनुभागीय परीक्षण, आपका मंथली या वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद आपकी अंतिम परीक्षा भी ली जाएगी कि जब आपने कोर्स पूरा कर लिया उसके बाद आपने कितना सीखा है, आपको ये पूरा को पूरा कोर्स की परीक्षा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में कोई कोर्स करते हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन मूक के द्वारा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, सब कुछ वैसे ही आपको करवाया जाएगा। तो कैसे उपयोग करें मूक, सबसे पहली बात है कि स्टेप नंबर 1, ठीक है, पहला चरण क्या है, आप अपना मंच चुनें। मंच का मतलब कि आपने कोर्स का कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है आपने। स्टेप नंबर 2 है कि खाता बनाएं, आपको खाता बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, खाता मतलब कि आपको अपना नाम वगैरह दर्ज करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 है अपना कोर्स चुनें। देखिए मंच का मतलब है कि आप कहाँ से, आप आर्ट्स को चुनना है, किसको चुनना है, आप कुछ चुन सकते हो, आर्ट्स साइंस वगैरह को चुन लिया, खाता बना लिया, फिर अपना कोर्स चुनें। उसके बाद दाखिला लेना। ठीक है, दाखिला जब आप लोगे वहाँ पे आपको तिथि, समय, अनुसूची सब कुछ बताई जाएगी, यानी कि डेट टाइम शेड्यूल आपको बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, कि कौन सा कोर्स कौन से समय पर कौन सी तारीख को शुरू होगा, तो कितने कितने महीने के लिए कोर्स होगा, ये आपको सब कुछ अनुसूची में बता दिया जाएगा। कोर्स पूरा करें। अब आप कोर्स कैसे पूरा करें, आप कोर्स को पूरा कर सकते हो अपने डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर और साथ में स्मार्टफोन के ऊपर। यानी कि जिनके पास डेस्कटॉप है वो वहाँ से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, जो अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो अब बुनियादी कदम क्या है, देखिए अकेंक्षित पाठ्यक्रम। आप अपने अकेंक्षित पाठ्यक्रम क्या है कि आप अपने स्वयं के लाभ के लिए, सीखने के लिए एक पाठ्यक्रम का ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि लेखा परीक्षा कर सकते हैं। यानी कि अकेंक्षित पाठ्यक्रम है क्या, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं इस कोर्स को मैंने ज्वाइन तो कर लिया है पर मेरा ये क्षेत्र है नहीं, यानी कि आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, आप किसी और दूसरे कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको उसकी जानकारी भी मिल सकती है। तो नीचे लिखा ही है, यदि आपका क्षेत्र अलग है लेकिन आप किसी दूसरे क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो आप उसकी जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं, इसका आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, अब आप चाहते हो कि मैं किसी और कोर्स के लिए भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लूँ, वो आपकी लाइन है नहीं, वो आपका क्षेत्र है नहीं, पर फिर भी आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया अकेंक्षित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है प्रमाणित पाठ्यक्रम। क्या है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आवेदन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का अनुपालन करना है। सिंपल सी बात है कि पहले तो आपने वो कोर्स के अकेंक्षित पाठ्यक्रम जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप अपनी मर्जी से कोई ना कोई अपनी जीके के लिए कर ले हो। तो प्रमाणित पाठ्यक्रम ये होगा कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, हो गया प्रमाणित पाठ्यक्रम। अब यह है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता क्या है कि ऐसे विशेषज्ञता उपलब्ध है जिसमें कोर्स की एक श्रृंखला है, छात्रों को एक विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है कि आपको एक ऐसा कोर्स भी कराया जाएगा जिसमें स्पेशलाइजेशन है, यानी कि विशेषज्ञता है, जिसमें आप स्पेशल सर्टिफिकेट चाहते हो। जैसे आपने कोई कोर्स कर लिया, आप चाहते हो कि मैं इस खास कोर्स में एक मैं स्पेशल सर्टिफिकेट चाहता हूँ, इसमें मैं अपना कौशल दिखाना चाहता हूँ, तो आपको वो भी कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए आपको एक विशेष प्रमाण पत्र भी मिलेगा। यानी कि आप 3 तरह के कोर्स कर सकते हो। एक तो अकेंक्षित पाठ्यक्रम जिसके भी आपका क्षेत्र नहीं, आपको वो भी कराया जाएगा। एक प्रमाणित पाठ्यक्रम जो आपको जिसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। एक विशेषज्ञता जिसमें आपको एक विशेष रूप से प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट है मूक्स प्राप्यता। मूक्स प्राप्यता का मतलब कि अब इसको मूक को प्रोवाइड कौन करवा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात देखें तो उडासिटी, EDX और कोर्सेरा कंपनी है। तो भारतीय स्तर पर क्या है कि स्वयं और NPTEL। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ओडासिटी, ईडीएक्स और कोर्सेरा। भारतीय स्तर पर है स्वयं, एनपीटेल। क्वेश्चन सीधे ही बनेगा कि बताइए कि भारतीय स्तर पर मूव का प्रदाता कौन है? ठीक है, स्वयं और एनपीटेल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ओडासिटी, ईडीएक्स और कोर्सेरा। तो स्वयं की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरासिटी, ईडीएक्स और कोर्सेरा कंपनी है। तो भारतीय स्तर पर क्या है कि स्वयं और एनपीटेल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ओडासिटी, ईडीएक्स और कोर्सेरा। भारतीय स्तर पर है स्वयं, एनपीटेल। क्वेश्चन सीधे ही बनेगा कि बताइए कि भारतीय स्तर पर मूव का प्रदाता कौन है? ठीक है, स्वयं और एनपीटेल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ओडासिटी, ईडीएक्स और कोर्सेरा। तो स्वयं की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एनपीटेल की फुल फॉर्म है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, प्रतिभागियों की स्थिति देख लेते हैं कि नंबर 1 पे कौन है मूक में? यूएसए जो 19% पे है। नंबर 2 पे है भारत जिसकी 12% है। ठीक है, मूक में नंबर 1 है यूएसए 19% से। तो नंबर 2 पे है। तो साफ सिंपल सा मतलब है कि वो आज के आधुनिक शिक्षा के बारे में कह रहा है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो वह हो गया ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं ऑनलाइन, यानी कि पेपरलेस जो कोचिंग है वो है ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, आपको पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या है। देखिए, शिक्षण के ऑनलाइन तरीके एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करते हैं जो शिक्षार्थी को एक कक्षा में भाग लेने के बिना एक कोर्स लेने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि जो ऑनलाइन तरीका है वो कौन सी प्रणाली है जिसमें जो शिक्षार्थी है यानी कि जो लर्नर है वो किसी कक्षा में भाग नहीं लेता। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कोई कोर्स करना है, अब आप मान के चलिए अगर आपने कोई कोर्स करना है तो आपको कहीं पे एडमिशन लेना होगा, है ना। यानी कि अगर आपको यूजीसी नेट का तैयारी करना है तो आपको पहले कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। तो अब आपके पास टाइम तो है नहीं, आप क्या करोगे? यूट्यूब उठाओगे, यूट्यूब पे आप या कहीं पे आप कोई कोचिंग लोगे तो उसमें आपको क्लासरूम के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि जो आप पहले कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट में करने वाले थे, अब आपको वैसे ही कोचिंग मिलेगी, पर आप इंस्टीट्यूट में क्लास में ज्वाइन नहीं करोगे, आप उसको इंटरनेट पे पढ़ोगे, तो आपकी सेम क्लास आपको वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि शिक्षण के लिए एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रणाली जिसमें आपको किसी कक्षा में भाग लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन शिक्षण आमतौर पर उन पाठ्यक्रमों को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षण है वो आमतौर पर क्या करता है कि उन्हीं पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भौतिक या ऑन कैंपस वर्क सत्र नहीं है। अब देखिए, ऑनलाइन सिस्टम में जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपरलेस है, यानी कि आपको कोई भौतिक, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको कोई पुस्तक नहीं पढ़नी, आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो उसमें होगा कि आपको कोई भौतिक वस्तु या कोई भौतिक चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको कोई बुक नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह उन्हीं पाठ्यक्रमों को संदर्भित करेगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आपको वो ऑनलाइन उसके लेक्चर मिलेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि आपने अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है तो आपको उसके लेक्चर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा अधिक स्वतंत्रता की मांग करती है, इसलिए छात्रों को प्रोफेसरों के अनुपलब्ध होने पर कम से कम कुछ सामग्री सीखने में सक्षम होना चाहिए। अब ऑनलाइन क्या है? अधिक स्वतंत्रता। अधिक स्वतंत्रता इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप किसी कक्षा में बैठकर किसी लेक्चर को या किसी कोर्स को कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, तो टीचर की बात को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे होगा कि वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप वहाँ से उठ के जा नहीं सकते। तो ऑनलाइन में ये है कि आपने जैसे वीडियो देखा, चाहे वीडियो 10 मिनट का हो चाहे वो 1 घंटे का हो, तो आप बीच में उसको रोक के कहीं पे भी जा सकते हो, वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। ये स्वतंत्र हो गया ना, यानी कि जब आपका मन किया आपने वो लेक्चर देखा, जब मन किया जब छोड़ दिया, वो होता है अधिक स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन में आपको अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि आपको जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई जो प्रोफेसर है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण क्या है। अब आपको समझ में आ गया ऑनलाइन क्या है तरीके। ऑनलाइन तरीके वह है जिसमें हम पेपरलेस स्टडी करते हैं, जिसमें हम वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो बिना क्लास के, यानी कि आपको किसी क्लास में नहीं बैठना, बस आपको घर पे बैठ के कोचिंग करनी है अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, वो होती है ऑनलाइन कोचिंग। तो इसके उदाहरण क्या है? देखिए, स्वयं प्रभा,
अब देखिए स्वयं प्रभा MOOC यानी कि मूक। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं आप देखिए कि जो आपका DTH है, जो आपका जो केबल कनेक्शन, जो DTH है, जो केबल कनेक्शन है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि आपको वहाँ पे स्वयं का चैनल मिलेगा। स्वयं प्रभा के आपको 32 चैनल मिलेंगे। MOOC मूक आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है, आभासी कक्षा। और आपको ये देखिए ये सारे ऑनलाइन उदाहरण है। स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, या आपको यहाँ पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने स्वयं प्रभा मूक के ऊपर वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हो, इसकी आपको ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी। आभासी कक्षा हो गया, प्रबंधन प्रणाली सीख रहे हैं, ठीक है, प्रबंधन प्रणाली, जिनकी आपको यहाँ पे सारे ऑनलाइन उदाहरण यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो शिक्षण हो गया, खुले स्रोत शैक्षणिक स्रोत हो गए, आपको ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन से सारे ये ऑनलाइन तरीके हैं। ऑनलाइन के लाभ क्या है। अब देखिए पहले हमने जाना है कि और इसका मतलब क्या है, फिर हमें जाना इसके उदाहरण क्या है। अब जानेंगे ऑनलाइन के लाभ क्या है, ठीक है। देखिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। पहली बात तो ये आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अन्य लाभों में धन और समय दोनों की बचत शामिल है, क्योंकि आपको लघुकरण की आवश्यकता नहीं है आदि, ठीक है। यानी कि आपको अन्य लाभ, आपका धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। धन में क्या है कि जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे कितनी महंगी महंगी फ़ीस है ना आपका। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ती है, आपका धन बच गया। समय यानी कि अगर कहीं पे जॉब करते हो तो आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लासेस नहीं लेनी, आप अपनी जॉब कर सकते हो। तो आप ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में आपका जो समय काफ़ी लगता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप क्या करोगे, आप रात को भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है लचीलेपन का मतलब यह भी है कि आपको काम के बीच चयन नहीं करना है और अपनी शिक्षा का विस्तार करना है, और ना ही इसका मतलब काम के बाद की कक्षाओं में भाग लेना होगा। यानी कि ये नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब की, आपने जॉब की, उसके बाद आपको कक्षाओं में भाग लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको काम के बीच में चयन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये नहीं होगा कि आपको नौकरी में से कुछ या नौकरी चुनना है, पढ़ाई को चुनना है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आपको इसका मतलब है कि आपको ये नहीं कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, कुछ नहीं है, बस आपको नौकरी के साथ साथ आप कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऑनलाइन जब मर्जी पढ़ सकते हो अपने नौकरी के बाद भी, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए अब आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। तो होता क्या है कि आप अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नौकरी के बाद आप घर पे आके बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप परिवार के साथ भी समय बिता सकते हो। तो आप सामाजिक गतिविधियों में भी रह सकते हो, है ना। तो जैसे आप किसी फ्रेंड सर्कल में हो या कहीं बाहर हो, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, है ना। जहाँ कहीं आप परिवार के साथ कोई समय बिताने के लिए कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो आप रास्ते में पढ़ सकते हो ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है। तो हमने जाना है कि ऑनलाइन कोचिंग है क्या, उसके बाद हमने जाना है कि इसके उदाहरण क्या है, फिर उसके बाद हमने जाना है कि इसके लाभ क्या है। और जानते हैं कि टीचिंग के या शिक्षण के ऑफलाइन तरीके क्या हैं। देखिए ऑफलाइन का मतलब है कि जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि कक्षा, ठीक है, जो क्लासरूम। देखिए ऑफलाइन का मतलब है पारंपरिक कक्षा में पढ़ाई का माहौल, यानी कि वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, वो पारंपरिक हमारा तरीका जो कक्षा में होता है। यानी कि जब हम स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ते हैं, जब हमें टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर जब हमें पढ़ाता है, तो वो होता है टीचिंग का ऑफलाइन तरीका। यानी कि हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो हमें वो किसी कक्षा में बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑफलाइन शिक्षण अनुशासन पर कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए ऑफलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी बात है अनुशासन, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि देखिए अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते समय आप उठ के जा रहे हो, है ना, ऑफलाइन में ऐसा कर नहीं सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। जो स्टडी के लिए बिल्कुल सीरियस है तो वो ऑफलाइन उनके लिए कोचिंग सबसे फ़ायदेमंद रहती है। नेक्स्ट है ऑफलाइन मुफ्त कार्यक्रम के साथ शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यानी कि जो ऑफलाइन है वो मुफ्त कार्यक्रम के साथ साथ शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा काम है। मुफ्त कार्यक्रम आप देखिए कि कई जगह के ऊपर आपको, जैसे कुछ बच्चों के लिए जो ऑफलाइन क्लासेस है वो फ्री में भी होती हैं। तो ये शिक्षार्थी के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। कई टीचर वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे उनको कई जगह लाभ हो जाता है। ऑफलाइन पाठ्यक्रम स्कूलों को भी लचीलापन प्रदान करते हैं। देखिए ऑफलाइन पाठ्यक्रम क्या है,
स्कूलों को लचीलापन ये है कि जैसे ऑफलाइन पाठ्यक्रम में जो कुछ भी है वो शिक्षक वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकता है। जैसे बुक में जो है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वहीं पढ़ाना है, टीचर अपनी मर्ज़ी से भी उसको अपने अनुभव द्वारा पढ़ा सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए कि ऑनलाइन टीचिंग का मतलब यह है जिसमें हम पेपरलेस स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन का मतलब यह है जब हम क्लास में बैठ के स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए जानते इसके उदाहरण क्या हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए कि व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड, घर पर रहने पर यानी कि आप घर पर रहने पर जैसे कि आप कई बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनको टीचर पढ़ाने के लिए घर पे आ जाता है। कोचिंग, जब आप कोचिंग लेते हो कहीं पे, ट्यूशन्स जैसे आप ट्यूशन लेते हो। ठीक है। मामले का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मामले का अध्ययन ये हो गया जो आपको वो केस स्टडी। ठीक है, आपको केस स्टडी दी जाती है, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो तो आप इसमें आप किसी समस्या का हल ढूंढते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑफलाइन का लाभ क्या है। देखिए पारंपरिक कक्षा के सीखने के माहौल के कई लाभ हैं। यानी कि अगर आप पारंपरिक तरीके से पढ़ रहे हो तो इसके सीखने के कई लाभ है, क्योंकि एक तो बात आप अनुशासन सीखते हो, तो इसमें टीचर आपको अनुभव से काफ़ी कुछ पढ़ा सकता है। ठीक है। आप सबसे बड़ी बात है कि आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो। उदाहरण के लिए क्योंकि कक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ली जाती हैं, इसका मतलब यह है कि छात्रों को साथी सहपाठियों और या व्याख्याताओं से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। देखिए वही बात आ गई कि अगर आपको या छात्र को पढ़ते समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो अपने सहपाठी से वो डिस्कस कर सकता है या जो टीचर पढ़ा रहा है उससे वो डिस्कस कर सकता है। उपकरण हम देखेंगे कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण के समय कौन से उपकरण जो सहायक उसके होते हैं वह कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षण सहायक उपकरण किसी भी कक्ष में एक अभिन्न अंग है। शिक्षण सहायक सामग्री के कई लाभों में सीखने की समझ को बेहतर बनाने में मदद करना, कौशल अवधारणा को दर्शाना या मजबूत करना शामिल है। यानी कि जो शिक्षण सहायक उपकरण है वो कोई भी कक्षा है उसका एक अभिन्न अंग है। इसके बिना जो है वो शिक्षण जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो शिक्षण सहायक सामग्री के कई लाभों में, यानी कि अगर शिक्षक सहायक सामग्री से हम कई चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, कई चीज़ों में मदद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो एक शिक्षक है वो अगर वो शिक्षण के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा रहा है तो उसको सहायक उपकरण का इस्तेमाल करना होता है ताकि बच्चों को अच्छे से वो समझा सके, बच्चे इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। शिक्षण एक कला है जिसमें ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, प्रसार की कला और हर भाषा के हर पहलू से ऊपर शामिल है। यानी कि शिक्षण क्या है, कला है जिसमें क्या है, ज्ञान है, प्रस्तुतिकरण है। यानी कि शिक्षण क्या है जिसमें नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है, ज्ञान को हस्तांतरित या ज्ञान को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि प्रसार की कला। आप ये देखिए कि जो एक शिक्षक होता है वो जब पढ़ाता है तो वो उसको अपने हिसाब से पढ़ाता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स। उसका प्रस्तुत करने का तरीका, उसका ज्ञान, कई बार क्या होता है कि बुक में जितना कुछ दिया होता है डाटा तो उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा बढ़िया पढ़ा देता है, तो वो क्या है, वो कला होगी ना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हर भाषा के हर पहलू से ऊपर शामिल है। यानी कि हर भाषा का हर पहलू, आप ये देखिए कि जैसे बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो हर भाषा का हर पहलू यानी कि कोई भी भाषा हो उसके लिए टीचर उसको अच्छे से समझा देगा ताकि जिसको इंग्लिश में समझना है, हिंदी में समझना है, जो भी बच्चा इसको समझ में आए। शिक्षण सभी क्षितिजों में विषय वस्तु के व्यापक ज्ञान की मांग करता है। मानकों के साथ पूरा पाठ्यक्रम, सकारात्मक उत्साह के साथ देखभाल रवैया और सीखने और कक्षा प्रबंधन की तकनीक की इच्छा। देखिए इसमें क्या है कि जो शिक्षण है इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो सिलेबस होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम होता है कि क्या क्या। देखिए जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो वो कहता है ना कि आपको ये सिलेबस दिया गया है, ऐसे ऐसे हम चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर साथ में सकारात्मक होता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो सकारात्मक पहलू है। ठीक है। तो देखिए लिटिल जॉन और विंडेड कहते हैं सामग्रियों में एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण और सीखने के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक और छात्र की भूमिका और संबंध के प्रति दृष्टिकोण,
और लिंग, समाज आदि से संबंधित मूल्य और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुनियादी निर्देशात्मक दृष्टिकोण, विधि और सामग्री जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक जानकारी शामिल है। देखिए, लिटल जॉन विंडेंट ने ये कहा है कि जो शिक्षण है उसमें क्या है, इसमें दृष्टिकोण है, सीखने के प्रति दृष्टिकोण है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण है, इसमें छात्रों की भूमिका है, यानी कि काफ़ी वैरायटी शिक्षण में होती है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण है क्या, ये शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होता है, शिक्षण, यानी कि जब शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को तो वो शिक्षण के द्वारा ही पढ़ाता है, यानी कि शिक्षण क्या एक कड़ी का काम करता है शिक्षक और छात्रों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है श्री डी हॉल का कहना है कि सामग्रियों को शिक्षार्थी को अपने सीखने के कौशल और रणनीतियों और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग जैसे गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कक्षा में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है। इन दिनों कई सामग्री जैसे ऑडियो विजुअल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका बहुत महत्व है। देखिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में यानी कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो लर्निंग की प्रोसेस में, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है वो सीखने की प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसमें कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखिए कि अगर शिक्षक ने आजकल देखिए कि जो टीचिंग दी जाती है तो वो कई प्रकार से होती है। जैसे पहले ज़माना था ब्लैक बोर्ड पे लिखने का, आज भी है, पर थोड़ी सी एडवांस लेवल हो चुकी है जिसमें ऑडियो, ठीक है, जैसे चीज़ सुनाई जाती है, विजुअल दिखाई जाती है, जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही, यानी कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए वो ऑडियो विजुअल है, आपको चीज़ सुनाई भी दे रही है, आपको दिखाई भी दे रही है, उसमें क्या है, शिक्षण। आप जैसे वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, कोई और वीडियो भी देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें ऑडियो विजुअल के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस में काम में आएगा, ये आएगा काम सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि शिक्षण देने के लिए जो है काफ़ी उपकरणों का इस्तेमाल होता है जो सीखने की प्रक्रिया में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है, यानी कि जो अभी जितने भी प्रकार के उपकरण हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं शिक्षण में, तो उन्हें शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर या शिक्षक जब पढ़ाने लगता है तो वो जैसे विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक उपकरण। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचिंग एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम भी शिक्षण सामग्री से प्रभावित हुए हैं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्लासरूम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है, यानी कि जो शिक्षण में जो अभी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है वो विभिन्न प्रकार की है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए, यानी कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है तो उसको चौक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चयनित सामग्री का उपयुक्त संयोजन, यानी पहली बात तो ये सामग्री का चयन करना चाहिए। अब उसने सामग्री तो कर ली है, ठीक है, तब उसे संयोजन करना चाहिए कि जो जो चीज़ें उसने ली हैं पढ़ाने के लिए तो उसको कैसे बना के रखना है, उसका कैसे रखना है, तो उचित क्रम में उनका उपयोग। तो उसके बाद आता है उनका प्रयोग करना। तो पहली बात तो है पहले उपयुक्त सामग्री का चयन करना कि क्या क्या चाहिए, संयोजन किस प्रकार से चाहिए, तो उचित क्रम में उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शिक्षण सहायक साधनों की आवश्यकता। देखिए, शिक्षक सहायक साधन है, इसकी आवश्यकता क्यों है। आप ये देखिए कि जो शिक्षण जो सहायक साधन है ना, वो क्यों ज़रूरी है। आप देखिए कि हर व्यक्ति को बोलने की प्रवृत्ति है। शिक्षण सहायक साधनों का उचित उपयोग छात्रों के मन में स्थायी रूप से अधिक अवधारणा को बनाए रखने में मदद करता है। आप देखिए कि हर इंसान जो है वो हर एक चीज़ याद नहीं रख पाता, वो चीज़ों को भूल जाता है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे समय बीता जाता है उसको चीज़ें भूलती जाती हैं। तो शिक्षण सहायक साधनों का उचित उपयोग छात्रों के मन में, यानी कि अगर हम शिक्षण सहायक साधन जो है, यानी कि जो एक शिक्षक पढ़ाने के समय जो साधनों का उपयोग करता है, तो उससे क्या होता है कि छात्रों को किसी चीज़ को समझने के लिए उसको
याद करने के लिए सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, अगर वो ट्रिक्स बता दे बच्चों को तो उनको वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अगर वो ना बताया जाए तो वो हमेशा के लिए भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि आपने स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। आप ये सोच के चलिए कि आपको कितना याद है उसमें से। आपको सिर्फ वही बातें याद होंगी जो आपको ख़ास तरीके से ट्रिक से बताई होंगी, बाकी आपको सारी भूल चुकी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में शिक्षण सहायक जो साधन है वो काम में आते हैं। छात्र बेहतर सीख सकते हैं जब वे अलग अलग शिक्षण सामग्री के माध्यम से प्रेरित होते हैं। देखिए इसमें क्या है, छात्र बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर उनको शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से प्रेरित करें। यानी कि अगर शिक्षण जो सहायक सामग्री है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। मान के चलिए कि पहले ब्लैक बोर्ड पे इस्तेमाल किया, फिर उसको ऑडियो सुनाई, फिर वीडियो दिखाई, फिर ऑडियो विजुअल दोनों दिखाया, तो उससे क्या होगा, उसको अलग अलग शिक्षक सहायक जो साधन का उपयोग हुआ तो उसको वो अच्छे से याद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मेन मोटिव क्या है कि छात्रों को सिखाना जिसमें अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षण सहायक समुचित छवि विकसित करते हैं। देखिए शिक्षण जो सहायक सामग्री हैं वो समुचित छवि विकसित करते हैं कि क्या चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत है, उनको समझ में आए कि नहीं। शिक्षण सहायक छात्रों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। जो शिक्षण सहायक हैं, जो सामग्री है वो छात्रों को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव, यानी कि उनको जैसे वीडियो दिखाया जाए, जैसे उनको वो जल्दी से समझ में आए। आप ये देखिए कि अगर शिक्षक जो है बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दे, उसको फिर देखते हैं कितना समझ में आया, अगर वही बात उसको वो वीडियो में दिखाए तो उसको कितना समझ में आएगा। इससे छात्र इसमें एक अनुभव सीखते हैं कि उनको किस में ज़्यादा समझ में आ रहा है। शिक्षण सहायक पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा प्रदान करते हैं। देखिए पूरा उदाहरण, ठीक है, जो शिक्षक सहायक हैं वो पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा, यानी कि बच्चों को इसमें अच्छे से समझ में आता है। व्यवहारिक रूप में उनको ये पता चलता है कि ये कैसे कैसे चीज़ है, उनको कैसे समझ में आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के लिए रुचि का वातावरण बनाते हैं। बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सहायक उपकरण है वो छात्रों के लिए क्या करते हैं, रुचि का वातावरण। जैसे अगर छात्रों को कोई चीज़ मुश्किल लगती है, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री के चैप्टर, इतिहास के कुछ विषय हैं बहुत मुश्किल लगते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर उनको एक प्रोजेक्ट बना के एक वीडियो बना के दिखा दी जाए तो वो उसको एंजॉय करेंगे, उसमें वो रुचि लेने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं उनको वीडियो ऑडियो की सहायता से, आप ये मान के चलिए कि जिनको पेपर 1 जो है मुश्किल लगता है यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट पेपर 1 को, जिसमें कई कहते हैं कि हमें ये मुश्किल है, पेपर 1 मुश्किल है, तो अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको वो आसान लगने लगेगा, तो उनकी इसमें रुचि बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मुश्किल पहले चीज़ लगती थी वो अब आसान लगती है, उसमें क्या होगा, फिर छात्र जो है वो रुचि लेने लगेगा। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री को कुछ समय पाने और सीखने के को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी कि देखिए जो शिक्षण सामग्री है वो शिक्षक को, यानी कि जो टीचर को कुछ समय पाने और सीखने को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी कि देखिए कि जो शिक्षक सिखाने जा रहे हैं वो बच्चों को स्थायी रूप से समझ आए, इसके लिए कौन हेल्प करेगा, शिक्षण सहायक सामग्री इसमें काफ़ी कुछ उसकी हेल्प करेगी। अब देखिए कि शिक्षक ने सोचा कि मैं इसके बच्चे को कुछ सिखाने जा रहा हूँ, तो ठीक है, यानी कि आप मेरी बात सुनिए, जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हो, आप ये सोचें कि वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा होता है कई बार कि आप जैसे बुक में पढ़ो तो आपको अगले दिन या 2 दिन में भूल जाएगा, अगर आप वही वीडियो देखोगे तो आपको थोड़े दिन में याद रहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि शिक्षक का ये काम है कि वो जो बच्चों को पढ़ाए उनको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो काम में आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के बीच अनुशासन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सहायक सामग्री है वो छात्रों के बीच क्या बनाता है, अनुशासन। देखिए फ्रेंड्स, अनुशासन के बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। ठीक है, टीचर जितना मर्जी, शिक्षक जितना मर्जी बच्चों को बढ़िया से पढ़ा ले, अगर बच्चे अनुशासन में रहकर नहीं पढ़ते तो उनके काम में कभी भी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बच्चे अनुशासन में रह कर सीखते हैं तो उनको वो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप पेपर 1 की, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप सीरियसली होके अनुशासन में रहकर करते हो तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बिल्कुल अनुशासन
हीनता से सीखते हो तो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री ज़रूरी है। देखिए अब इसका महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। छात्रों को मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना। देखिए बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सामग्री है वो छात्रों को मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से क्या है, गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब छात्र पढ़ते हैं, जैसे देखिए ऑडियो विजुअल या कुछ भी जब ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बच्चों को आसानी से समझ में आता है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास होता है। ठीक है, और साथ में शारीरिक गतिविधियाँ भी होती है। इसमें क्या है, नेक्स्ट है, एक समय में छात्रों की बड़ी संख्या को पढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि आप देखिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो देखो, उसको कितने हज़ारों बच्चे देखते हैं, तो एक ही समय में छात्रों की बड़ी संख्या, अगर आप देखिए कि अगर 1000 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना हो तो कितना मुश्किल है, वही एक वीडियो डाल दी जाए तो वो उसको आराम से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इनके हज़ारों लाखों बच्चों को एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये किसका काम है, ये शिक्षण सहायक सामग्री का काम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सीखने का सबसे सुविधाजनक, आसान और प्राकृतिक तरीका। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीखने का सबसे सुविधाजनक है, आसान और प्राकृतिक तरीका है। आप देखिए कि कोई भी बुक है, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ना हो, ओनली बुक्स दी जाए, क्या बच्चा उसको कर पाएगा, क्या छात्र उसको कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बुक है, कोई भी कुछ है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो शिक्षक जब अपने शिक्षण सामग्री का, अपनी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है तो छात्रों को या लर्नर को अच्छे से समझ में आता है। अब आप देखिए कि आपके पास यूजी नेट की ढेरों किताबें हैं, फिर भी आप वीडियो को देखोगे, है ना, क्योंकि बुक्स तो सभी के पास भी है, कोई कंसेप्ट को क्लियर होता नहीं है, तो वो किसका काम है, वो शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना कि ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो है सुविधाजनक, आसान हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें होता है ना। अब आप देखोगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, कोई चीज़ सही है, गलत है, कैसे सही है, कैसे गलत है, ये किसका काम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाए, ठीक है, अब आपको कहें कि ये चीज़ सही, आप पता लगे ये सही है कि गलत है, आप उसके सभी पहलू देखोगे। तो ये कैसे आता है, ये पढ़ने से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कक्षा के वातावरण में एक जन्मजात प्रदान करें। देखिए इसमें सिंपल सा है कि कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें यही दिया गया है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। जैसे मान के चलिए कि शिक्षक जो है बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है। अब वो सोचे कि मैं बच्चों को और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँ, तो वो एक नई चीज़ का इस्तेमाल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया ना। आप देखिए कि पहले समय में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता, पहले समय में कैसे पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड पे। आज के समय में कंप्यूटर है, इंटरनेट है ना, यूट्यूब है सबसे बड़ा सारा, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो गया ना इससे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक छात्रों का समय बचाते हैं। बिल्कुल सही है, देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो छात्रों का समय बचाते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी लेक्चर देखोगे, आपको वो पढ़ने के लिए आपको 1 दिन का समय लगेगा। अगर आप वही लेक्चर की आप वीडियो देख लो तो आपको वो 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे में आपका सारा काम जो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपका समय बच गया। यानी कि कौन सा समय है, आजकल का जो समय है वो स्मार्ट वर्क का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ठोस अनुभव और वास्तविक प्रदर्शन आदि को देखकर छात्रों को विचारों, सूचनाओं, तथ्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट अवधारणा है। देखिए इसमें क्या, ठोस अनुभव, ऐसा अनुभव जो बिल्कुल पक्का हो। ठीक है, वास्तविक प्रदर्शन आदि को देखे। अब आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ दिखानी, जैसे हिस्ट्री की, अगर आपको कोई इतिहास की आपको कोई चीज़ समझानी है, तो अगर उसके ऊपर अगर आप कोई मूवी देख लेते हो, कोई फिल्म देख लेते हो, तो आपको उसका हर कैरेक्टर का नाम याद हो जाएगा तकरीबन। ठीक है, आपको सारी स्टोरी दिमाग में आ जाएंगी और आपसे वही उसके बारे में सवाल पूछा जाए तो आप फटाफट से जवाब दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया,
इसमें जो अवधारणा क्या होगी, स्पष्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब शिक्षक, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। मैं आपको ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या है। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक उपकरण, जैसे इंग्लिश में टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है इसकी। तो फ्रेंड देखिए, इन दिनों कई सहायक सामग्री उपलब्ध हैं, इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आप देखिए कि शिक्षण, मैंने आपको पहले जैसे पिछली वीडियो में बताया कि शिक्षण होता क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होता है, शिक्षण। यानी कि जब शिक्षक शिक्षण के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे कहते हैं शिक्षण सहायक उपकरण या सामग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये प्रकार क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो है दृश्य सहायक सामग्री जिसे कहते हैं विजुअल एड्स, ऑडियो सहायक सामग्री जिसे कहते हैं हम, जिसे हिंदी में श्रवण सहायक सामग्री भी कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑडियो एड्स, जिसे नंबर 3 पे है ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, दृश्य में क्या होता है, चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑडियो में जो चीज़ें सुनाई देती हैं, ऑडियो विजुअल में दोनों में चीज़ें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये शिक्षक शिक्षण में इस्तेमाल करता है। देखिए, ऑडियो और विजुअल एड्स का स्थायी सीखने को प्रदान करने पर काफ़ी प्रभाव और महत्व है। अधिक सीखने की गतिविधि 5 इंद्रियों को संबोधित करती है। जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी स्थायी हो जाती है उतना भूल कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि ऑडियो विजुअल जो ऐड है वो स्थायी सीखना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑडियो विजुअल ऐड, जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स में सामग्री में क्या है कि जो हम चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि चीज़ें हमें स्थायी रूप से सीखने के काम आती है। इनकी एक बार चीज़ को पढ़ लिया वो हमें कभी भूलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 5 इंद्रियों का संबोधित किया जाता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, तो जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी और स्थायी हो जाती है उतना भूल कम हो जाती है। इनकी इसमें क्या है कि चीज़ें हमें प्रभावी रूप से स्थायी रूप से याद होती हैं और भूल कम होती है। इनकी चीज़ें हमें कम ही भूलती हैं जब हम चीज़ों को देखते और सुनते हैं। आप फ़र्ज़ करिए आप कोई पिक्चर देख के आए तो आपको वो काफ़ी हद तक समझ में, जैसे वो काफ़ी हद तक याद रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध के कारण जब एक कारक स्थिर हो जाता है तो याद रखना निम्नलिखित के रूप में प्रतिशत द्वारा पाया गया था इंसान को याद रखना। देखिए इसमें क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो अमेरिका है वहाँ पे जो टेक्सास विश्वविद्यालय है वहाँ पे एक शोध किया गया था, जिसमें ये शोध किया गया था कि इंसान कैसे कैसे चीज़ों को कैसे कैसे याद रखता है। ठीक है, यहाँ पे इंसान के याद रखने की प्रवृत्ति को बताया गया है। यानी कि जो अमेरिका का टेक्सास विश्वविद्यालय में वहाँ पे इंसान के ऊपर शोध हुआ था कि उसे किस कारण से कितना याद रहता है। आइए चलिए देखते हैं। वहाँ पे ये एक शोध किया गया था कि 10% जो पढ़ते हैं, यानी कि टेक्सास विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि जो इंसान पढ़ता है उसका वो 10% याद रख पाते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो आपको उसका सिर्फ 10% ही याद रहेगा, 10%। ठीक है, 20% उन्होंने सुना, यानी कि जो इंसान ने सुना। ठीक है, जो इंसान जो सुनता है उसका वो 20% याद रख पाता है, पढ़ता 10% और जो सुनता है वो 20%। और 30% जो देखा है, आप कोई भी चीज़ देखते हो आपको वो पूरी याद नहीं रहेगी, आपको वो 30% ही याद रहेगी। आप कोई फिल्म देख के आइए, आपको सारी चीज़ें ऐसे याद रहेंगी, आपको सिर्फ 30% ही याद रहती हैं। आप मेरी वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखो, आपको 30% ही याद रहेंगी। 50% यानी कि जो इंसान ने देखा और सुना, यानी कि जब इंसान देखता और सुनता है तो उसे चीज़ें सिर्फ 50% ही याद रहती हैं। देखिए 70% जो कहा, इंसान जो कुछ कहता है उसका सिर्फ वो 70% ही याद रख पाता है। आप किसी को कोई बात बताओ तो आपको खुद को सिर्फ 70% ही याद रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप किससे लंबी बातचीत करते हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी से फ़ोन पे बात की तो आप उसको
पूरी नहीं बता पाओगे। आप किसी को समझाना हो तो आप उसको 70% ही क्लैरिफाई कर पाओगे। 90% उन्होंने किया और कहा। जो आप करते हो, जो आप कहते हो, उसका आपको 90% यानी कि 90% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कर रहे हो, जैसे आप मान के चलिए आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जैसे आप कुछ मतलब कि किसी को कुछ कह रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको वो 90% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं, अभी हमने जो ऊपर देखी थी 3 प्रकार के जो सामग्री थी, जो एड्स थी, ठीक है, उसको हम जानते हैं। देखिए, दृश्य सामग्री या विजुअल एड्स। देखिए, जो सामग्री दृष्टि की इंद्रियों का उपयोग करते हैं उन्हें दृष्टि सामग्री कहा जाता है। थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं दृश्य सामग्री। उदाहरण के लिए वास्तविक वस्तुएं, ठीक है, जो आपके सामने रियल थिंग्स हैं, जो वास्तविक वस्तुएं हैं, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, उसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे आती है, दृश्य सामग्री में। मॉडल, चार्ट, चित्र चार्ट, नक्शे, चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ठीक है, ये क्या है, ये सारी विजुअल सामग्री है। आप जैसे स्लाइड्स को देखोगे, जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई काम करो, आप स्लाइड्स देखोगे, ठीक है, ये क्या है, या ये विजुअल सामग्री में आती है। ठीक है, जो चीज़ें आप देख सकते हो, चॉकबोर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सामग्री, ये दृश्य सामग्री है ना। इनमें से ब्लैक बोर्ड और चॉक सबसे आम है। आप देखिए, जो आप टीचर कक्षा में लिखता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक से, वो नॉर्मल सी बात है, वो विजुअल सामग्री है, यानी कि जिसे आप देखते हो। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स या श्रवण सामग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रवण सामग्री या ऑडियो एड्स या ऑडियो सामग्री। देखिए, वे एड्स जिनमें सुनने की भावना शामिल होती है उन्हें ऑडियो एड्स कहा जाता है। जैसे मतलब कि जिसमें चीज़ें सुनाई देती हैं वो होती है ऑडियो एड्स। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इसमें आप चीज़ें आपको सुनाई देंगी, दिखाई नहीं देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि ये किस एड्स में आते हैं। ठीक है, आपको इसमें आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, वे एड्स जिनमें श्रवण के साथ साथ, यानी कि जिसमें श्रवण होता है सुनना, जिसमें सुनने के साथ साथ दृष्टि की भी भावना शामिल हो, जिसमें यानी कि चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं, उन्हें कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल सामग्री, या जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं श्रवण दृष्टि सामग्री। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं। अभी ये वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको ये दिखाई भी दे रही है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो मैंने देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, नाम से पता चलता है कि चॉइस बेस्ड, चॉइस किसकी है यहाँ पे, स्टूडेंट की। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो कोर्सेज होते थे वो पहले टीचर सेंट्रिक होते थे, ठीक है, इनकी शिक्षक केंद्रित होते थे। तो अब क्या है, वो अब छात्र केंद्रित बन चुके हैं, यानी कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि जब कोई कोर्स करवाया जाता था हमें, तो हमें कोर्स के हिसाब से चलना पड़ता था। अगर हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उसको करना ही पड़ता था। तो अब वो थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। उसमें क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम वो उसको बदल के कुछ नया सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपने कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको जो मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है, तो आप उसको हटा के उसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट जो है चुन सकते हो। जैसे वो आप +2 के बाद जो +3 वाला सिस्टम है, जैसे आपने कॉलेज में BA वगैरह में या ग्रेजुएशन में आपने किसी में उसमें आपने कुछ करना है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन जिसमें करनी है, तो आपको चॉइस मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से आपको जो सब्जेक्ट इजी लगते हैं, जैसे मान के चलिए आपने BA करनी है, तो आपको जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, जो इजी लग रहा है आप उसको कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो किस में पॉसिबल है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, देखिए, अगर आप जैसे एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने जो मेनू कार्ड में से जो चीज़ें मंगवाई हैं अपने हिसाब से, तो वहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती कि नहीं आपको यही चीज़ मंगवानी है। आप मेनू कार्ड में से खुद चीज़ सेलेक्ट करते हो ना कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, तो आपका बिल उस हिसाब से आता है। तो यही बात है, बस जो आप कोर्स सेलेक्ट करने जा रहे हो, आपको उस हिसाब से अपने लिए जो मर्जी सब्जेक्ट जो है चुन लो। देखिए, इसको शुरू करते हैं।
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक शिक्षण मंच प्रदान करता है जिसमें छात्र या ज्ञान प्राप्त करने वाले को वैकल्पिक, मुख्य और सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों की सूची से अपना कोर्स चुनने की सुविधा मिलती है। अब देखिए यहाँ पे बात आई है वैकल्पिक, मुख्य और सॉफ्ट स्किल। मुख्य विषय क्या है, यानी कि जो आपने कोर्स करना है वो होता है मुख्य, यानी कि जो आपने कोर्स जो ज्वाइन किया है, जो आपने यानी कि +3 सिस्टम है, BA है, BCom है, BSc कुछ भी है, तो हो गया मुख्य, यानी कि जो आपको चीज़ करनी ही पड़ेंगी वो तो आप कर ही रहे हो। साथ में वैकल्पिक विषय, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से उस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हो जो आपको आसान लग रहा है, वो होता है वैकल्पिक। यानी कि जो आपको मुश्किल चीज़ लग रही है आप उसको हटा के आसान रख सकते हो। सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम वही जो आपको इजी चीज़ें लग रही हैं आप साथ साथ में वो भी कर रहे हो। तो पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को आवश्यक क्रेडिट पूरा करना होता है। यानी कि जो आपने जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको इसके लिए जो आवश्यक क्रेडिट है, यानी कि जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, उसको पूरा करना पड़ेगा। CBS सिस्टम एक क्रेडिट प्रणाली का अनुसरण करता है जो छात्रों को दिए जाने वाले पाठ्यक्रम घटकों से जुड़ी होती है। यानी कि जो CBCS सिस्टम है क्या है, ये क्रेडिट प्रणाली है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि छात्रों को जो दिया जाने वाला जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो छात्रों को सिलेबस दिया जाता है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि CBCS क्या है, जो छात्रों को सिलेबस प्रदान किया जाता है, यानी कि जो छात्र जब किसी कोर्स को चुनते हैं, जब उनको सिलेबस दिखाया जाता है कि ये उनका सिलेबस है, तो ये उनके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है CBCS, कि उनको उसमें चॉइस दी जाए। यानी कि जो कोर्स तय हो चुका है कि ये कोर्स करना ही पड़ेगा, पर पहले वो करना ही पड़ता था, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, अब क्या उसमें CBCS लगा दिया है, यानी कि उसमें वो चॉइस हुआ कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक क्रेडिट प्रणाली छात्र के प्रदर्शन, परिणाम, उद्यमिता, कौशल, संपर्क घंटे, नवाचार और रचनात्मकता, प्रतिभा आदि जैसे विभिन्न मापदंडों को मापती है। यानी कि ये क्या है, ये उच्च शिक्षा के लिए एक क्रेडिट प्रणाली है जो छात्रों के प्रदर्शन, छात्रों का जो परिणाम है, जो कौशल है, जो नवाचार है, जो रचनात्मकता है, ये ऐसी प्रतिभा जो मापदंड करती है। यानी कि छात्र का प्रदर्शन कैसा रहा है, उनमें प्रतिभा कैसी है, ये जो मापदंड है, ठीक है, ये उच्च शिक्षा के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? CBCS के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जैसे जिस चीज़ में छात्रों को ईजी लगे वो छात्रों को उस चीज़ में, जैसे मान के चलिए कि हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी को कोई सब्जेक्ट या कोई कोर्स करना है, अगर उसको उसमें मुश्किल लग रही है तो वो उस कोर्स को कर तो लेगा, पर उसमें वो इतना सफल नहीं हो पाएगा। उसी में गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, उसमें उसको थोड़ा सा CBS सिस्टम के ज़रिए उसको आसान बना रही है कि ताकि जो बच्चा जो कोर्स कर रहा है वो उसको आसानी से हो जाए, कि ताकि उसका मन लगा रहे तो आगे वो अपने जो क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ सके। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सब मापदंड जो हैं वो ज़रूरी हैं। क्रेडिट अंक और ग्रेड अंक छात्रों को दिए जाते हैं, इनके आधार पर SGPA की गणना की जाती है। देखिए, क्रेडिट अंक और ग्रेड अंक क्या है, इसमें क्या है, देखिए अगर आप मान के चलिए कि आपने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसमें क्या है कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट है। अब अगर पर सेमेस्टर की गणना करनी है कि पर सेमेस्टर में से बच्चे के या स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, तो वो कैसे होगा, SGPA से, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज से। पर सेमेस्टर में कितने मार्क्स आएंगे वो पता चल गया SGPA से। और पूरी की पूरी जो कोर्स में, यानी कि जो पूरा का पूरा, जब हम MA करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल में, ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 2 साल में 4 सेमेस्टर। अगर हमें पर सेमेस्टर का देखना है कि हमारे कितने मार्क्स आए, तो हमें SGPA पे जाना पड़ेगा। तो अगर हमें पूरा का पूरा जो है साल जो है, ठीक है, वहाँ पे जाना है तो हमें वो CGPA, ठीक है, यानी कि संचयी ग्रेड बिंदु औसत, इसकी गणना से हमें पूरा का पूरा जो हमारा प्रदर्शन है वो पता चलेगा। अब CBCS प्रणाली का कार्यान्वयन संस्थाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शिक्षा का छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अध्ययन के दायरे में रुचि और प्रयोज्यता बनाता है। देखिए, CBCS प्रणाली जो छात्र केंद्रित है, पहले ये स्टूडेंट यानी कि वो पहले शिक्षक केंद्रित था, अभी क्या है, अभी छात्र केंद्रित है। क्यों? क्योंकि पहले जो स्टूडेंट को वहाँ पे दिक्कत आती थी, जो कोर्स है वैसे के वैसे चुनना पड़ता था, अब उनको हेल्प मिल रही है, सहायता मिल रही है कि वो अपने कोर्स को, वही कोर्स को करे, पर अब उनको जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उसको वो छोड़ दे। ठीक है, जैसे कईयों को मैथ्स मुश्किल लगता है, वो मैथ्स छोड़ सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है CBCS प्रणाली के लाभ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें क्या है, देखिए
लाभ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कि आपने कहीं पे एडमिशन ले रखा है किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें होगा क्या, अगर आपको ये लगता है कि इस कॉलेज में बढ़िया नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से अपना कोर्स जो है वो किसी कॉलेज या किसी और यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करवा सकते हो। आपका कोर्स वही चलेगा, तो आप वहाँ से शिफ्ट करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि जो आपने कोर्स रख रखा है तो आपने जो सब्जेक्ट वहाँ से चुनने हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में या कहीं भी यूनिवर्सिटी में आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया है, पर आपने जो आपका जो मुश्किल की बजाय जो आपको आसान जो सब्जेक्ट रख रहे थे, पर आपके वहाँ पे वो है नहीं, है ना। तो मान के चलिए आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया, पर आपने जो आसान सब्जेक्ट रखने थे वहाँ पे आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप एडमिशन उसी कॉलेज में ले सकते हैं, पर जो सब्जेक्ट आपने चुनने थे वो किसी और कॉलेज से भी पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एडमिशन आप किसी और कॉलेज में लोगे, कोर्स आप किसी और कॉलेज में सिलेक्ट करोगे, पर आपके जो सुविधा के अनुसार जो सब्जेक्ट है वो आप किसी और कॉलेज से भी कर सकते हो। ठीक है। तो उससे होगा क्या, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस कॉलेज में से जो आपने सब्जेक्ट को चुना होगा, आपके उस वो नंबर और जिसमें आपने एडमिशन लिया वो नंबर आपके दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले ऐसा नहीं था, अभी ये हो चुका है। अगर आपको कॉलेज बढ़िया नहीं लग रहा तो आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल सकता तो आप सब्जेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हो। तो आइए इसके लाभ जानते हैं क्या है। CBCS इंटरफेस उपयोगकर्ता के अनुकूल उपयोग करने में आसान। देखिए, जो CBCS है वो उपयोगकर्ता यानी कि जो छात्र उसके अनुकूल उपयोग करने में आसान है। छात्र के पास अंतर बहुविषयक पाठ्यक्रम भी चुनने का विकल्प है। अब छात्र के पास क्या है, अब छात्र जो बहुविषय पाठ्यक्रम भी चुन सकता है। ठीक है। इसमें जो अपनी मर्जी से जो है वो बहुविषयक जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो कितने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें से वो चुन सकता है। व्यक्तिगत छात्र के IQ स्तर के आधार पर एक सक्षम छात्रों को पाठ्यक्रम चयन करने के लिए मार्गदर्शक करता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसे छात्र जो है वो अपने IQ यानी कि अपने हिसाब से जो उनको आसान सब्जेक्ट लगता है वो चुन सकते हैं। अगर उनको कोई सब्जेक्ट चुनने में दिक्कत आ रही है, कोई विषय चुनने में दिक्कत आ रही है, तो उनको एक मार्गदर्शक दिया जाएगा कि ताकि वो उनका सब्जेक्ट चुनने में उनकी हेल्प कर सके। यह समूह कार्य, अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये देखिए क्या है, ये समूह कार्य है। ठीक है। यानी कि जो ग्रुप है बच्चों का जो कुछ करना चाहता है उसको, रिसर्च को, यानी कि अनुसंधान को, सामूहिक भागीदारी को ये बढ़ावा देता है। यह सीखने वाले को वॉक ऑन वॉक आउट दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमाण अर्जित करने की संभावना देता है। अब देखिए, जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, अब उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी इनको मिल सकता है। पाठ्यक्रमों के चुनाव में छात्रों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम का चुनाव है उसमें छात्रों को अधिक लचीलापन क्या है कि जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सिलेबस में, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं आप उसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट भी चुन सकते हो। ये है लचीलापन। छात्र बुनियादी या उन्नत स्तर पर पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। अब जो छात्र हैं वो बुनियादी स्तर पर या उन्नत स्तर पर, यानी कि जो छात्र हैं जो बेसिक लेवल के यानी कि आसान सब्जेक्ट या थोड़े हाई लेवल के सब्जेक्ट भी इसमें चुन सकते हैं। शिक्षार्थी रोजगारोन्मुखी कौशल प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो शिक्षार्थी हैं जो अब उनके जो आगे जाके उनकी जॉब में, उनके रोज़गार में काम आएगा, उसको कौशल भी यहाँ से प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए उनको कोई सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा है तो अब वो जाके वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे वो मान लीजिए कोई टीचर बनेंगे तो उनके जाके वही काम आएगा आगे जाके, है ना। जिनका आगे जाके जिन्होंने टीचर को, जो शिक्षक जो बनना है, जिनका रोज़गार बनेगा उसमें इनके कौशल जो है काम आएगा। छात्र अपने टेम्पो पर आगे बढ़ते हैं। टेम्पो का क्या मतलब है कि जो छात्रों का जो स्तर होता है वो उस पर आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक प्रेरित छात्रों को अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने का मौका मिलता है। देखिए, जो अत्यधिक प्रेरित छात्र हैं यानी कि जो छात्र कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनको अतिरिक्त क्रेडिट करने का मौका मिलेगा। संकाय में छात्र डाटा का प्रबंध करने, पाठ्यक्रम और योजना बनाने, पाठ्यक्रम प्रदान करने, पाठ्यक्रम आवंटित करने और शिक्षकों को सौंपने, स्थानांतरण करने का लचीलापन है। अब इसमें क्या है, देखिए, छात्रों का प्रबंधन यानी कि जो स्टाफ है वो पहले तो छात्रों का जो डाटा है, जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हैं, जो ज़रूरी उनके डॉक्यूमेंट हैं, वो उनका वो प्रबंधन करेंगे, रख रखाव करेंगे अच्छे से। फिर उन्होंने जिस सब्जेक्ट में उन्होंने, अब एक कॉलेज में देखिए BA है, MA है, BCom है, कितने सारे है ना कोर्सेज़ है, उनका जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार वो योजना बनाएंगे कि कौन से छात्र ने कहाँ पे एडमिशन ली है। अब पाठ्यक्रम प्रदान करना है, यानी कि कौन सा सिलेबस किसको प्रदान करना है,
बीए में कौन सा, एमए में कौन सा सिलेबस वहाँ पे रखना है। पाठ्यक्रम आवंटित कैसे करना है छात्रों को, ठीक है, स्थानांतरण करने का ये लचीलापन होता है। ये किसमें है, CBCS में। इस समाधान के माध्यम से शिक्षक शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं, उपस्थिति को चिन्हित कर सकते हैं और छात्रों के लिए असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या है, इस समाधान यानी कि जो CBCS का जो समाधान है, इसके माध्यम से क्या है, शिक्षक जो है वो शिक्षण योजना तैयार करते हैं, यानी कि पढ़ाना कैसे है बच्चों को, वो योजना तैयार की जाएगी। छात्र कितने वहाँ पे उपस्थित हैं, रोज़ की उनकी जो अटेंडेंस है वो देखी जाएगी, और छात्रों के लिए क्या क्या असाइनमेंट होनी चाहिए वो भी यहाँ पे देखी जाएगी। तो नेक्स्ट है CBCS का कार्यान्वयन कैसे करें। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, देखें ये CBS कैसे लग सकता है। यह उच्च शिक्षा सीखने या प्राप्त करने के लिए एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको यही आएगा कि बताइए कि जो CBS सिस्टम है वो टीचर सेंटर है या स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो ये छात्र केंद्रित है। देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ना केवल सीखने के अवसरों के लिए रास्ते खोलता है बल्कि सीखने के लक्ष्य और उद्देश्यों को भी प्रकट करता है। अब देखिए जो CBCS जो सिस्टम है, यानी कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, वो ना केवल सीखने के अवसर यानी कि छात्र को क्या सिखाया जा रहा है उनके अवसर तो प्रदान करता ही है, उनके रास्ते खोलता ही है, पर बल्कि जो उनका सीखने का लक्ष्य है, यानी कि जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया है वो क्यों लिया, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, उसको भी प्रकट करता है। यानी कि जो सिखाया तो जा रहा है वहाँ पे, है ना, सिखाया तो जा रहा है, उसके अवसर तो प्रदान किए जा रही हैं, साथ में जो उनका लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, उनको भी बताया जा रहा है कि वो अपने लक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। CBCS एक क्रेडिट प्रणाली का अनुसरण करता है जो छात्र को दिए जाने वाले पाठ्यक्रम घटकों से जुड़ी होती है। यानी कि जो CBCS क्या है, एक क्रेडिट प्रणाली है जो छात्रों को पाठ्यक्रम घटकों से जुड़ी होती है। यानी कि जो छात्र को जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है, वो CBCS प्रणाली में बताया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए एक क्रेडिट प्रणाली छात्र के प्रदर्शन, परिणाम, उद्यमिता, कौशल, संपर्क घंटे, नवाचार और रचनात्मकता, प्रतिभा आदि जैसे विभिन्न मापदंडों को मापती है। तो ये पहले वाला पॉइंट ही है, ये पहले में हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है CBCS प्रणाली की विशेषताएं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। यदि छात्र अपने अध्ययन की शाखा को बदलता है तो क्रेडिट हस्तांतरित किया जा सकता है। देखिए मैंने आपको जो पहले बताया था लाभ के, जो मैंने किया था ना CBCS का जो लाभ बताया था, उसमें मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर छात्रों को लगता है कि जैसे उसने कहीं पे एडमिशन ले लिया, अब छात्रों को लगता है कि मुझे इसमें यहाँ पे बढ़िया नहीं कराया जा रहा, तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा, तो वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकता है। तो जो उसने कोर्स लिया होगा तो उसको भी हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी कि उसका कोर्स वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। CBCS संख्यात्मक अंकन से ग्रेडिंग की ओर बढ़ने का एक कदम है। यानी कि CBCS क्या है, यहाँ पे जो अंकन, जो पहले हम संख्यात्मक अंकन करते थे ना, यानी कि जब हम किसी ने जैसे कोई एडमिशन लिया है, जैसे आप मान के चले कि जैसे संख्यात्मक अंकन क्या है, जैसे नंबर देना, 100 में से इतने नंबर, 100 में से इतने नंबर, है ना, उसमें क्या है कि ये अंकन से ग्रेडिंग की ओर, यानी कि यहाँ पे अंक नहीं दिए जाते, यहाँ पे ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेडिंग विफल के कलंक को कम करता है। यानी कि जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग सिस्टम अंकन सिस्टम से थोड़ा सा बेहतर माना गया है, क्योंकि देखिए जो अंकन जो था वहाँ पे अगर बच्चों के नंबर 100 में से 2, 10, 20, 50, 20 आ जाए तो अंकन से होगा यार इसके इतने कम नंबर है, इतना डल है, 100 में से 15 नंबर, 100 में से 20 नंबर, 100 में से 40 नंबर, है ना। अब इसमें क्या है, अब अंकन की जगह पे यहाँ पे क्या लग गया है, यहाँ पे लग गई ग्रेडिंग। यहाँ पे ग्रेडिंग होगी, उससे इतना जो है छात्रों को या किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है, जो छात्रों का विफल होने का जो कलंक था, ग्रेडिंग के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह देश के भीतर और अन्य देशों में संस्थानों में छात्र गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है। संभावित नियोक्ता इस प्रकार न्यायिक रूप से छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो क्रेडिट आधारित जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो वांछनीय माना गया है। क्यों? क्योंकि ये देश के भीतर तो है ही है, यानी कि जो देश के अंदर तो है ही है, CBCS सिस्टम देश के अंदर है, पर अन्य देशों के जो संस्थान है, यानी कि जो अन्य देशों के कॉलेज है, उसमें भी ये CBCS प्रणाली जो है वो है। तो ये छात्रों को गतिशीलता, जो छात्रों की जो गतिशीलता है उसको सुविधाजनक बनाता है, यानी कि हमारे देश में तो है ही है पर बाकी देशों में भी ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम छात्रों का जो प्रदर्शन है उसका आकलन कर सकते हैं कि छात्र जो है CBS प्रणाली के तहत या पिछली प्रणाली के तहत कैसे परफॉर्म करते हैं, CBS प्रणाली उनके लिए कितने फ़ायदेमंद रही है। अब बात आती है कि चॉइस बेस्ड जो क्रेडिट सिस्टम है उसको संक्षेप में समझने के लिए।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको शायद ही कोई ऐसा वीडियो मिले इतना अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर छूटे ना, तो इसको अच्छे से करिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं अच्छे से करवा दूँ। देखिए, अब इस संक्षेप में क्या है, चयनित जो आधार है, चयनित आधार क्या है, CBCS को हम क्यों चुनते हैं। देखिए, ये कई पाठ्यक्रमों की पसंद है, यानी कि जिसमें आपको कई जो सब्जेक्ट जो दिए जाते हैं, आपको उसमें से कोई सब्जेक्ट चुनना है। जो आपका मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है उसको छोड़ दो, जो आपको आसान लग रहा है उसको आप पकड़ लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेड्स क्या है इसमें, O, A+, B+B, C, P, F एंड AB। इसमें इसके द्वारा निरूपित प्रदर्शन का सूचकांक है, यानी कि O से लेके AB तक यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेडिंग यहाँ से यहाँ तक होती है। तो नेक्स्ट है सेमेस्टर। देखिए, शिक्षार्थी सेमेस्टर में क्या है, सेमेस्टर का मतलब है कि आपको 6 माही के अंदर कितना पढ़ाया गया है। शिक्षार्थी शिक्षक व्यस्तता को सेमेस्टर वार मापा पहचाना जा सकता है। देखिए, अब जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपके उसमें होते हैं 4 सेमेस्टर, तो जैसे पर सेमेस्टर में आपके कितने नंबर आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सेमेस्टर सिस्टम क्यों लगाया गया, क्योंकि पहले सालाना जो पाठ्यक्रम था वो बच्चों के ऊपर बोझ बन जाता था। जैसे बच्चे को पूरे साल का जो मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी, और सेमेस्टर वाइज क्या है, बच्चों का जो भार है वो कम हो चुका है। जो उनको मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ती थी, अब उसके एक किताब की 2 किताबें बना दी गई हैं कि ताकि उनके ऊपर भार ना पड़े, तो उनको आधा ही पढ़ना पड़े। ठीक है, इनकी 1 साल के अंदर जो पूरा पढ़ता था वो उसको 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम दे के उसको आधा आधा करके पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर में। तो इससे क्या होगा, इससे जो शिक्षार्थी उसका जो है वो थोड़ा सा भार से कम हो जाएगा उसको जो। ठीक है फ्रेंड्स, सालाना में हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, सेमेस्टर में हमें थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। क्रेडिट क्या है, प्रति सप्ताह कक्षा घंटे क्रेडिट सिस्टम में अतिरिक्त महत्व रखता है। अब देखिए, क्रेडिट क्या है कि प्रति सप्ताह यानी कि हर हफ्ते कक्षा में कितने घंटे जो है वो बच्चों ने पढ़ा है, तो वो भी क्रेडिट सिस्टम अलग से दिया जाएगा। यानी कि जितने बच्चे यहाँ पे होंगे सप्ताह में जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, तो उनको जो है वो क्रेडिट सिस्टम जो है वो अतिरिक्त से मिलेगा। सहायता क्या है, देखिए, क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट आदि के रूप में निरंतर और व्यापक है। सहायता क्या है इसमें, देखिए, जो इसमें क्लासरूम अटेंडेंस है, मिड टर्म टेस्ट है आदि जो है वो लिए जाएंगे। तो यूजीसी ने 10 सूत्री ग्रेडिंग प्रणाली इस प्रकार प्रस्तुत की है, यानी कि यूजीसी है, क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी ने कितने सूत्री प्रणाली दी है, 10। फ्रेंड्स, कई जगह पे 7 है, कई जगह पे 5 है, कई जगह पे 9 है, कई जगह पे 10 है। तो आपका मैं 10 के 10 बताऊंगा। अगर आपको 5, 7 या 9 कहीं पे भी आए तो इसमें से आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ओ का मतलब है आउटस्टैंडिंग, यानी कि सबसे ऊपर क्या है, ओ। जिसको ओ मिलता है, ओ ग्रेड, तो समझिए वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, यानी कि हिंदी में कहते हैं विशिष्ट। तो इसको रखा गया है 10 नंबर पे। A+ का मतलब होता है एक्सेलेंट, यानी कि उत्कृष्ट, इसे रखा है 9 नंबर पे, यानी कि अगर किसी को A+ ग्रेड मिलता है यानी कि वो एक्सेलेंट है। अगर किसी को मिलता है A ग्रेड तो यानी कि वो वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, इसको रखा है 8 नंबर पे। अगर किसी को मिलता है B+ यानी कि वो गुड है, यानी कि वो अच्छा है, यानी कि मिलते हैं 7 नंबर पे। तो अगर यहाँ पे B है यानी कि किसके 6 नंबर हैं, तो यानी कि वो है अबव एवरेज, यानी कि औसत से ऊपर है। जिसको मिलता है C यानी कि वो एवरेज है, यानी कि वो औसत है, उसे मिलते हैं 5। तो जो है P यानी कि वो है पास, यानी कि वो है सफल, यानी कि वो उसको नंबर रखा है 4 नंबर पे। F से होता है फेल, यानी कि असफल, उसको मिलता है 0। तो AB से होता है एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित, जो कभी आया ही नहीं क्लास में, उसको भी मिलेगा 0। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रेडिंग। देखिए, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन आमतौर पर सीधे कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, जबकि कंप्यूटर की सहायता से आंकलन का उपयोग मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रबंध या समर्थन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है उसमें क्या है कि सीधे कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। जो कंप्यूटर की सहायता से है तो वो क्या है, वो मूल्यांकन प्रक्रिया का समर्थन करता है। तो मान के चलिए, देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन क्या है, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है, आप ऑनलाइन टेस्ट जो दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप मान के चलिए आपने यूजीसी का ऑनलाइन टेस्ट दिया, वो क्या है, वो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है। अब वो चेक होगा आपके कितने मार्क्स बनेंगे, तो कैसे होगा, वो कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन होगा। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है, यानी कि कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है, जैसे इंग्लिश में कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन कहा जाता है, वो टेस्ट लेने का तरीका है। जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन है, वो उस टेस्ट को चेक करने का जरिया है। उदाहरण के तौर पर ऑप्टिकल चेन रीडर है,
यानी कि जिनका उपयोग यानी कि OMR जो शीट है, जिनका उपयोग MCQ स्कोर करने के लिए किया जाता है, जो छात्रों के अंकों को रिकॉर्ड करने के लिए डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। देखिए जो हम OMR शीट पर लिखते हैं ना, जैसे आपने कोई ऑफलाइन जैसे एग्ज़ाम देते हैं, हम पहले जैसे कईयों ने UGC नेट एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ IAS का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर उनको जैसे अपना जो क्वेश्चन जो उनको आंसर शीट मिलती है वहाँ पे उनको सर्कल करना होता था क्वेश्चन को। आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बताए जाते थे आपको, तो आपको एक को सर्कल करना होता था, वो होता था OMR शीट पे। तो वो चेक करने का जो तरीका है वो किसकी सहायता से किया जाता है, वो कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन, यानी कि वो कंप्यूटर असिस्ट मूल्यांकन एवेल्यूशन से किया जाता है। तब देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहले बात करेंगे कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन की, ठीक है। देखिए कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन और कंप्यूटर असिस्ट मूल्यांकन शब्द समान लग सकता है क्योंकि दोनों परीक्षण करने में कंप्यूटर के उपयोग को शामिल करते हैं। देखिए जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है, जो कंप्यूटर असिस्ट मूल्यांकन है, ये दोनों समान लग सकते हैं क्योंकि दोनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो कई बार कहते हैं यार ये दोनों एक ही हैं, पर वैसा है नहीं। कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन का अर्थ है ऑनलाइन क्विज और टेस्ट का उपयोग जहां उम्मीदवार कंप्यूटर पर पेपर का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि ऑनलाइन क्विज या टेस्ट, जैसे आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, जैसे आप ऑनलाइन कोई क्विज दे रहे हो, जब आप ऑनलाइन कोई पेपर दे रहे हो, जैसे आप UGC नेट का जिन्होंने दिसंबर 2018 में पेपर दिया था, वो क्या था, वो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन था, ठीक है। जब आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दोगे या पेपर दोगे, वो क्या है, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के अंदर आएगा, ठीक है। परीक्षा को ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है और छात्रों को इसका लिंक दिया जाएगा ताकि वे कहीं भी इस्तेमाल कर सके। देखिए जो आपको अब आप देखिए कि आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको कई जगह पे मिल जाएंगी, है ना। इसको क्या है कि ऑनलाइन अपलोड किया जाता है परीक्षाओं को, तो इसका लिंक आपको जैसे मिलेगा तो आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जब आपने मॉक टेस्ट कहीं पर देना है तो आप मॉक टेस्ट तो दे सकते हो, तो ये ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, तो आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी, रात को 10 बजे 11 बजे चलते फिरते क्लास में कहीं पे भी, ठीक है फ्रेंड। क्लास में चलो खैर नहीं है, घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका उपयोग मूक्स यानी कि मूक्स क्या है, ठीक है। तो मूक्स जो अभी गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अभी, ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का। उसके बाद ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आदि में किया जाता है, यानी कि जो मूक के अलावा जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसमें मॉक टेस्ट आदि देने में इसका इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन का उपयोग करने का एक और तरीका छात्रों को निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देना है। देखिए एक तो ऑनलाइन टेस्ट तो हो गया कि जो आप दे रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि जो आप जो टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन वो तो है ही है। अब एक वो ऑनलाइन टेस्ट होता है कि जो आपको परीक्षा केंद्र में जाकर देना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए कि पहले आपने मॉक टेस्ट दिया अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे घर पे बैठ के, अब वो तो आएगा, ठीक है, ऑनलाइन में ही आएगा, पर आपको जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम देना हो, पर आप वो घर पे बैठ के थोड़ी दोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी परीक्षा केंद्र में जाकर जो आपको अलॉट होगा, ठीक है, जो आपको परीक्षा केंद्र जो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको अलॉट होगा वहाँ पे आपको जाकर कंप्यूटर पर बैठकर आपको वो परीक्षा देनी होगी। वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी अंदर आएगा कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के अंदर। यानी कि 2 तरह के टेस्ट है, आप घर पे बैठ के देख सकते हो, एक आपको बाहर जाके देना पड़ेगा। इस पद्धति में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है। देखिए प्रतियोगी परीक्षा होगी ना, इसमें प्रतियोगी परीक्षा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं, जैसे आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी तो बैंकिंग एग्ज़ाम है और कई सारे एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। NTA इस पद्धति का भी उपयोग करता है जहां उम्मीदवार UGC नेट के पेपर में उन्हें आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र में दिखाई देंगे। देखिए NTA भी इसी पद्धति का उपयोग करता है, यानी कि वो ऑनलाइन सिस्टम ही कर रहा है, वो इस बार से ऑनलाइन हो गया ना 2018 से, तो NTA भी इस पद्धति का उपयोग करता है क्योंकि जो उम्मीदवार हैं जिन्हें UGC नेट देना है वो परीक्षा केंद्र में जाके उनको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रश्नों के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो इसका प्रयोग है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ है जिसमें आपको क्या है, एक क्वेश्चन है 4 से ऑप्शन होंगे, आपको चुनना पड़ेगा, जैसे UGC नेट का एग्जाम आता ही है। आपको वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं। वर्णनात्मक ऐसे कि जैसे कई बैंकिंग एग्ज़ाम है, अभी जो उनका जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो अभी वो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वहाँ पर उनको ऐसे लिखना पड़ता है, अब लेटर लिखना पड़ता है, वो डिस्क्रिप्टिव हो गया, है ना। तो यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो वस्तुनिष्ठ भी है, वर्णनात्मक दोनों प्रकार से है। तो हमने इसमें क्या सीखा है, जो कंप्यूटर बेस्ड एवोल्यूशन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो
वो एक टेस्ट देने का तरीका है। अब आ रही है कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन की। देखिए कंप्यूटरीकृत क्या है? कंप्यूटरीकृत वो है कि जो अब हमने पीछे टेस्ट दो दे चुका है, जो हमने टेस्ट दिया है उस टेस्ट को चेक करने का तरीका कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन कहा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड मूल्यांकन कहा जाएगा। कंप्यूटर असिस्टेड मूल्यांकन का अर्थ है कि मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग, यानी कि जो आपने अभी टेस्ट दिया था अब उसको चेक करने के लिए भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो आप टेस्ट दे रहे हो उसको इस्तेमाल करने में किसका प्रयोग किया जा रहा है? कंप्यूटर का। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि जो OMR जो उत्तर पुस्तिका है उम्मीदवार को प्रदान की जाती है। अब इसमें आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप कोई ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हो, है ना, जैसे आप कोई ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो आपको वहाँ पे OMR शीट पकड़ाई जाती है। तो उसमें जो आप अपना रोल नंबर भर के आप सर्कल करोगे, फिर आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर रखा जाएगा आप उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनोगे। ठीक है, जो आप जो ऑप्शन को सर्कल करते हो OMR शीट पे करते हो। अब जो OMR जो शीट है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, OMR शीट पर उम्मीदवारों द्वारा चिन्हित प्रतिक्रिया को OMR डिवाइस द्वारा स्कैन किया जा सकता है। स्कैन डाटा को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। अब देखिए OMR शीट पर जो उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने जो आंसरों को टिक किया है, यानी कि जो उन्होंने आंसर का बताया है, वो OMR डिवाइस जो OMR डिवाइस है जो इसको चेक करेगी, उसमें उसको स्कैन किया जाएगा कि छात्रों ने क्या क्या इसका आंसर लगा रखा है। तो स्कैन डाटा को कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद तब कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जो कंप्यूटर में दर्ज किया गया है उसका जो उपयोग करके उसकी जो प्रतिक्रिया कैसी है, यानी कि जो स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछे गए थे तो कंप्यूटर ये बताएगा किसने सही से जवाब दिया है, ये पास है कि फेल है। ठीक है, वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। ये कम समय में परिणाम की घोषणा करने और आज संबंधी जांच की तुलना में बेहतर है। अब देखिए कि किसी टेस्ट को पहले क्या होता था, आप आज से 5 साल पहले लगा के चलिए कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते उसका रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेपर चेक होते थे वो हाथ संबंधी यानी कि टीचर खुद चेक करते थे, उसका समय ज़्यादा लगता था। अब जब से ये कंप्यूटरीकृत जो है मूल्यांकन किया जाता है, जो कंप्यूटर द्वारा टेस्ट होता है, तो वो बहुत जल्दी इसका परिणाम जो है वो आता है। अब आप देखिए कि UGC नेट का एग्ज़ाम जो है उसका रिज़ल्ट आने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते थे। अब क्या है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो अब तो 10 से 15 दिन के अंदर ही वो आ जाएगा। इसमें क्या है, समय बच गया ना आपका। छात्रों के प्रदर्शन के आंकड़े ग्राफ और चार्ट में मौजूद हो सकते हैं ताकि उनकी प्रगति की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सके। अब देखिए जो छात्रों का प्रदर्शन है उसके जो आंकड़े हैं वो ग्राफ में या चार्ट में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि आपको ये बता देंगे चार्ट बना के या ग्राफ बना के कि इतने छात्रों ने इस बार पास किया है, इतने छात्रों ने इस बार फेल किया है। ठीक है, ताकि जो उनकी प्रगति है कितनी कर चुके हैं उसका विश्लेषण हो सके। इस तरह से कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन किया गया कंप्यूटर का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ना कि परीक्षण संचालन के लिए। यानी कि जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन है या कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन है, उसका प्रयोग सिर्फ टेस्ट को चेक करने के लिए है। यानी कि इसका प्रयोग किसके लिए? सिर्फ मूल्यांकन के लिए, ना कि परीक्षा के संचालन करने के लिए। यहाँ पे परीक्षा नहीं ली जाती। परीक्षा कहाँ पे ली जाती है? देखिए परीक्षा कहाँ पे ली जा रही थी? कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन में यहाँ पे आपसे परीक्षा ली जा रही थी। अब यहाँ पे कंप्यूटरकृत मूल्यांकन में परीक्षा नहीं ली जा रही, यहाँ पे आपका सिर्फ चेक किया जा रहा है। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है, कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन यानी कि जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है यानी कि कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन है, यहाँ पे आपका जो है वो टेस्ट चेक होगा। ऊपर वाले में आप टेस्ट दोगे, यहाँ पे आप आपका टेस्ट चेक होगा। तो यहाँ पे दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए। NTUGC नेट पेपर 1 की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर 1 के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए कि ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकें।